हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड टुडे। काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो आज मैं शूट कर रहा हूँ और टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा लग रहा है। एंड ये जो गैप था मैंने कोशिश करी थी कि डिलिबरेटली सोशल मीडिया से दूर रहूँगा और बहुत सारी चीज़ें मैंने इस बार ये जो गैप है इसमें मैंने सोची थी, बट अपना जो रिसर्च का काम होता है वो कभी नहीं रुकता है। सोशल मीडिया पे मैं आऊँ, पोस्ट करूँ, वीडियो डालूँ, ना डालूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अपने पर्सनली जो रिसर्च चलती है, जो भी मेरा पोर्टफोलियो है उसमें अगर चर्न करना है, कुछ कंपनी ने अगर इधर उधर कोई शरारत कर दी या फिर ओवर प्रॉमिस कर रही है, डिलीवर नहीं कर रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे एक इंट्यूशन आता है कि यार नहीं, शायद इस कंपनी के या तो एलोकेशन कट करना पड़ेगा या इसमें या तो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे भी पोर्टफोलियो हर कोई मैनेज करता है, तो काफ़ी डिसीजंस मैंने भी लिए, अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड भी काफ़ी डिसीजंस लिए हैं। इसीलिए मैं चाहता था मेरी थिंकिंग काफ़ी स्ट्रेट रहे। और सोशल मीडिया में बिकॉज हर कोई आके, इवन इंक्लूडिंग मी, हर कोई आके अपना उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है, अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना ओपिनियन होता है, तो बहुत ज़्यादा ओपिनियंस जब हो जाते हैं तो भी वो थिंकिंग को क्लाउड करता है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, सबके साथ ही हो सकता है, नहीं हो सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने डिफेंस के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी है। एंड कह सकते हैं पिछला भी कुछ टाइम पहले, नॉट इमीडिएट, आई थिंक एक डेढ़ महीना हो गया है, मैंने एक कंपनी में भी अपना एलोकेशन करना शुरू किया है रिसर्च करने के बाद। अभी काफ़ी टाइम से जो रिसर्च चल रही थी उसको मैं कोशिश करूँगा डिस्टिल करके इस वीडियो में आपको समझाऊँ, पर्टिकुलरली उन लोगों को जिनको डिफेंस में इंटरेस्टेड, जो डिफेंस में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं बट दे डोंट नो इधर हाउ टू स्टार्ट और हाउ टू अंडरस्टैंड। और बिकॉज डिफेंस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ये आपका ऑटो ओईएम्स नहीं है, मारुति का बिजनेस मॉडल यहाँ पे नहीं है, या hyundai का नहीं है, आयशर मोटर्स का नहीं है, टाटा मोटर्स का नहीं है। सिंप्लिसिटी यहाँ पे नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग मैं करूँगा बेसिक से। आई थिंक 15-20 मिनट्स का डिस्कशन जो होगा वो आप चाहे डेटा पैटर्न्स को पढ़ें या फिर आज़ाद इंजीनियरिंग को पढ़ें या अस्त्रा माइक्रोवेव को पढ़ें या पारस को पढ़ें, किसी को भी अगर आप पढ़ें तो वो डिस्कशन आपके लिए हर जगह काम आएगा, इंपॉर्टेंट होगा, वो फाउंडेशनल है। डिफेंस में किसी भी कंपनी को आप एनालाइज करेंगे तो वो जो मैं डिस्कशन करूंगा वो आपके हमेशा काम आएगा, आगे भी काम आएगा। फिर 3 कंपनीज को मैं डिस्कस करूंगा। मैंने पारस को भी सोचा था बट इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि अगर मैं पारस को भी इंक्लूड करूं, बिकॉज मेरा काम, मुझे वो पसंद नहीं है पर्सनली कि मैं एक वीडियो में 10 कंपनीज का नाम लेके 10 कंपनीज को डिस्कस करूं। मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ लेस वैल्यू एडिटिव और लेस वैल्यू एडिशन टू यू और टू योर इन्फॉर्मेशन, और मोर इंगेजमेंट के लिए मुझे वो नहीं करना है कि मैं सिर्फ पारस को 10 मिनट और 5 मिनट डिस्कस करूं और बाकी कंपनीज़ को तो ऑफ कोर्स मैं डिस्कस करूंगा ही। तो मैं सिर्फ 3 कंपनीज को ही डिस्कस कर रहा हूँ। पारस को मैंने हटा दिया है, कभी और उसको डिस्कस करेंगे, किसी और कंपनीज के साथ उसको क्लब करेंगे। अस्त्रा माइक्रोवेव है, डेटा पैटर्न्स है और सोलर इंडस्ट्रीज़ है। तीनों अच्छी कंपनी है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। इसमें जो अस्त्रा है और डेटा पैटर्न्स है ये डिफेंस टेक की कंपनीज हैं, और जो सोलर इंडस्ट्रीज़ है हिस्टोरिकली वो एक्सप्लोजिव्स में थी, एनर्जेटिक्स में थी, प्रोपेलेंट्स में थी। अभी वो आ रही है डिफेंस की तरफ, धीरे धीरे आ रही है, और इंटरनेशनली भी काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस पिछले कुछ टाइम से, पिछले अगर आप 1-2 साल देखेंगे, काफ़ी अच्छा सोलर इंडस्ट्रीज़ ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया है बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह से। तो जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले डिफेंस अभी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डिफेंस जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन की थीम है, वो भी मुझे लगता है कि अभी काफ़ी साल चलेगी, अनटिल अनलेस एआई बबल बर्स्ट होता है और सारा इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। तो उस केस में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, आई विल हैव टू रीशेप माई ओपिनियन इन दैट केस। बट अभी जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स हैं, जो ग्लोबल न्यूज़ मैं देखता हूँ, जो भी एनालिसिस मेरा रहता है, जो भी रिसर्च मैं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है इलेक्ट्रिफिकेशन एक तो कह सकते हैं 3-4 साल 5 साल तो मुझे उसका थीम का जो कह सकते हैं रेलेवेंस है वो लगता है। सेम मुझे अब लगता है कि डिफेंस में भी अगले 3-4-5 साल काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, बशर्ते आप एक कंपनीज़ को अच्छी पकड़ें। बिकॉज कई बार अभी मैंने भी रिसर्च करते हुए कई कंपनीज़ को ऐसा हाइंडसाइट में जाके मैंने ऐसा देखा कि बोला इन्होंने बहुत सारा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, डिफेंस का नाम लेके, ड्रोन्स का नाम लेके, यूएवीज़ का नाम लेके, बहुत सारे रडार्स का नाम लेके, लेकिन अभी उनका परफॉर्मेंस समझ आता है कि यार ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं।
राइट। तो क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि डिफेंस यहाँ पे अभी दिस इज़ अ थीम एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, और अगर मेरा ओपिनियन चेंज हुआ तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू कि यार डिफेंस अभी मेरे को अब ठीक नहीं लग रहा है, बट फिलहाल, और ये काफ़ी टाइम से मैं डिफेंस को रिसर्च कर रहा हूँ। तो रिसेंटली कल ये आई थिंक सैटरडे का ही आर्टिकल है फाइनेंशियल टाइम्स में। तो इसमें अगर आप 2-3 चीज़ें देखो इस आर्टिकल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो ट्रम्प हैं, 900 बिलियन का, ऑलमोस्ट 910 बिलियन डॉलर्स का उनका 2025 का बजट था डिफेंस का। अभी 2026 में वो बात कर रहे हैं कि इस बजट को हम लेके जाएंगे 1.5 ट्रिलियन, एटलीस्ट 50% इंक्रीज इन जस्ट सिंगल ईयर। और इसीलिए ट्रम्प ये कह रहे हैं कि उसके पीछे रीजंस चलो जो भी हैं, कि हमारा टैरिफ का जो मनी आएगा उससे हम इजीली इसको फाइनेंस कर सकते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर कि टैरिफ का जो भी लेट्स एज्यूम कि टैरिफ से वाकई आ रहा है, एंड आ भी रहा है, काफ़ी पैसा टैरिफ से बच रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का, बट वो काफ़ी जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट श्योर कि उतना सा टैरिफ सारी जगह कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मिलिट्री इक्विपमेंट इज़ नॉट बीइंग मेड फास्ट इनफ, ये है ट्रम्प ने अपने जो भी उनका सोशल मीडिया का जो डालते हैं अपने ट्रुथ पे, तो वहाँ उन्होंने डाला था मिलिट्री इक्विपमेंट इज़ नॉट बीइंग मेड फास्ट इनफ। और आप देखेंगे भी ना, जो रशिया है, पहले तो सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा था, अभी क्या है, रशिया भी जो सैबोटेज की तरीके हैं, या फिर जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट वॉरफेयर, जो और नेटो कंट्रीज़ हैं यूरोप में जो रशिया के साथ लगी हुई हैं, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, वहाँ पे अपने जो ड्रोन्स हैं, या फिर कई बारी तो 2-3 बारी तो एयरक्राफ्ट भी उनके तरफ उन्होंने उनके एयर स्पेस में भेजे। नॉट श्योर क्यों, मे बी उनका एयर डिफेंस को चेक करने के लिए कि इनका एयर डिफेंस कैसा है, या फिर मे बी नेटो कंट्रीज़ में कितनी उनका जो ब्रदरहुड है वो कितना अच्छा है, उनका जो आपस में उनकी जो क्या कहेंगे, उनके बीच का जो भी कॉम्बिनेशन है वो कितना अच्छा है। अगर मैं एक कंट्री को अटैक करता हूँ तो क्या पता आधी कंट्रीज़ नेटो, रशिया के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ, क्या पता आधी नेटो की कंट्रीज़ ऐसा बोलें कि यार यूक्रेन को हम जो फंडिंग कर रहे हैं, हमें लगता है कि यूक्रेन की फंडिंग को रोकना चाहिए फॉर द टाइम बिंग, और अपने डिफेंसेस पे हमको काम करना चाहिए, बिकॉज रशिया का इंकर्जन्स वहाँ से भी हो रहा है। तो रीजंस कुछ भी हों, वी डोंट नो। जो भी एनालिसिस है, जितने भी एनालिस्ट बैठे हैं जो पॉलिटिकल स्पेस में, तो डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्रीज आ रही हैं, एंड नो बडी रियली नोज। सिर्फ प्यूतिन को पता है, और उनके जो भी उनके क्लोज जो ये मिलिट्री को संभालते हैं, उन सबको पता है क्या हो रहा है। बट फॉर द टाइम बिंग अभी हर एक कंट्री को अपना जो डिफेंस है, अपनी जो डिफेंसेज हैं उनको मॉडर्नाइज करना ही पड़ेगा, बिकॉज आज से 4-5 साल पहले ड्रोन का शायद ही किसी ने मिलिट्री में इतना कोई रेलेवेंस था या नाम सुना होगा, कि अब तो ड्रोन एकदम सेंट्रल हो चुका है। यूक्रेन अगर अभी तक रशिया इतनी बड़ी जो जिसकी मिलिट्री है उसके साथ टिका हुआ है, तो वो इसीलिए बिकॉज रशिया एक कोऑर्डिनेटेड अटैक नहीं कर सकता है इस टाइम पे यूक्रेन पे, और कोई भी कंट्री नहीं कर सकती है एक साथ इन्फेंट्री को, जो भी उनके बटालियंस होती हैं, इन्फेंट्री होती है, उसको लेके नहीं चल सकता है, बिकॉज उनके ऊपर ड्रोन का अटैक हो सकता है ईजिली। आप स्वॉर्म्स में ड्रोन भेजो, 100, 200, 300 ड्रोन भेजो, और नीचे आपने, अगर आप लेट्स से रशिया अटैक कर रही है बहुत सारे बटालियंस को लेके, या फिर उधर इन्फेंट्री को लेके बहुत सारे 1000-2000 लोग का एकदम अटैक किया, तो ऊपर से ड्रोन उनको अटैक करने नहीं देगा, और कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो ड्रोन हैज़ बिकम सेंट्रल टू मॉडर्न वॉरफेयर, और जैसे ही हम कहते हैं कि ड्रोन सेंट्रल हो चुका है मॉडर्न वॉरफेयर के, तो हमको इसका फ्लिप साइड भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं उनकी भी ज़रूरत है। जब हम सिक्का उछालते हैं तो उसमें सिर्फ हेड्स नहीं आता है, टेल्स भी उसमें होता है। तो हम उसको सिक्के का एक ही साइड को ऐसा नहीं कर सकते कि हमको एक ही साइड चाहिए, दूसरी साइड हटा दो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर हम ड्रोन से वॉरफेयर कर रहे हैं तो उसी कंट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी अपने बनाएं, जो इनकमिंग ड्रोन्स को इनकमिंग ड्रोन्स से आपको प्रोटेक्ट करें, और कहीं ना कहीं एक इमीडिएट या क्विक रिएक्शन जो टाइम होता है, QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जो आपके एंटी ड्रोन सिस्टम्स में होती हैं। बिकॉज आप जो आपका जैसे S-400 है जो रशिया का है, वो बहुत बड़ा मेजर एयर डिफेंस सिस्टम है, आप उसको चीप ड्रोन्स को अटैक नहीं कर सकते हैं, आप उससे आपका बहुत नुकसान होगा इकोनॉमिकली। तो आपको एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन के लिए बनाना पड़ेगा, एंट्री ड्रोन के लिए। आप उसमें चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जैम करो आने वाले ड्रोन्स को,
स्वार्म ऑफ ड्रोन्स कहते हैं, यानी जब बहुत सारे 200-300-400 ड्रोन्स एक साथ आपका एनिमी आपके पास भेज रहा है, तो आप जो आपका ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आपका मेन प्राइमरी एयर डिफेंस सिस्टम है, आप उससे मिसाइल्स को यूज़ नहीं करेंगे। बिकॉज एक छोटे से ड्रोन को जिसमें कोई जिसका हार्डली 3-4-5,000 डॉलर्स जिसका प्राइस है, आप उसके लिए एक 15-20,000 डॉलर्स की मिसाइल को नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एंटी डिफेंस, एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी चाहिए, जो लेज़र्स से या फिर एंटी जैमिंग से या फिर कांटेक्ट में आके किल करने का, एक सॉफ्ट किल होता है, एक हार्ड किल होता है। हार्ड किल में आपको डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आके, ड्रोन के कांटेक्ट में आके ब्लास्ट हो जाएगा। सॉफ्ट किल में उस ड्रोन की जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो इनकमिंग ड्रोन्स की फ्रीक्वेंसी है, उनको जैम करके आप उनको ही एक तरीके से आप उनको काम करने लायक छोड़ोगे नहीं, वो सिस्टम, उनका ड्रोन का सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब रिसेंटली आपने अभी भी कुछ एक हफ्ते पहले देखा होगा, जैसे अनप्रेसिडेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पे अटैक किया, राइट। इसका कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रहा है, पर्टिकुलरली साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में। मिडिल ईस्ट में तो वी ऑल नो, वेल डॉक्यूमेंटेड है किस तरीके से अमेरिका ने बहुत बार इंटरफेयर किया है। बट साउथ अमेरिका में इस तरीके का इंटरफेयर बहुत एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड है। तो अब यहाँ पे ये लगता है कि अभी रिसेंटली मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू देख रहा था, जो भी उन्होंने कहा, तो उनसे पूछा गया कि जो आपने वेनेजुएला के साथ किया, क्या अब चाइना ताइवान के साथ वो नहीं कर सकता है, कि अब आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बोला कि चाइना को ताइवान के साथ क्या करना है, इट इज़ अप टू चाइना, बट अगर स्टेटस को में कोई चेंज आता है तो आई विल बी वेरी अपसेट। अब इनका क्या है, पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही हार्ड लाइनर थे चाइना को लेके, अभी वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रैग्मेटिक हो गए हैं। और इस वजह से हो क्या रहा है, चाइना को भी फ्री हैंड मिल रहा है। बिकॉज जब आप ब्रूट फोर्स से पूरा मल्टीनेशनल जो सिस्टम है, मल्टीलेटरल जो सिस्टम है, उसको अगर आप ब्रूट फोर्स से रिप्लेस कर देंगे, आप मान नहीं रहे हैं इंटरनेशनल लॉ में, या फिर जो भी सॉवरेंटी होती है आप मान नहीं रहे हैं उसमें, और सिर्फ अपने फोर्स के बदौलत आप किसी भी कंट्री में अंदर जा रहे हैं। ईरान में आपने अटैक किया, सीरिया में आपने अटैक किया, मैं ट्रंप की बात कर रहा हूँ, यूएसए की बात कर रहा हूँ, अभी वेनेजुएला में उन्होंने अटैक किया है, और अभी ग्रीनलैंड को लेने की बात कर रहे हैं डेनमार्क से, और आई थिंक कोलंबो और क्यूबा में भी उन्होंने बात करी है। तो हर कंट्री, मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ क्यों मुझे लगता है कि डिफेंस यहाँ से लॉन्ग टर्म थीम हो सकती है। बिकॉज इस टाइम पे हर कंट्री को ये रियलाइज़ हो गया है कि अपना डिफेंस सिस्टम अपना होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एयर डिफेंस सिस्टम, अपना जो डिफेंस का जो मॉडर्नाइजेशन है वो करना ही पड़ेगा। एंड वी कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री फॉर आवर ओन सिक्योरिटी। जैसे कि नाटो कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज थी, जापान थी, दे वर हेविली डिपेंडेंट ऑन यूएसए फॉर देयर सिक्योरिटी। अभी डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, सबको एक रियलिटी चेक मिला है कि नहीं, तो आप देखेंगे वहाँ पे जो टकाइशी हैं, जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है जापान में, उन्होंने भी अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग है, उन्होंने बोला है कि वट एवर इट टेक्स हम करेंगे। जो फ्रेडरिक मर्ज हैं जर्मनी के, उन्होंने भी यही बोला है कि वी विल अडॉप्ट वट एवर इट टेक्स अप्रोच टू मॉडर्नाइज अवर डिफेंस सिस्टम। और आप देखेंगे जैसे रेन मेटाल है, जो जर्मनी की बिगेस्ट डिफेंस कंपनी है, उसका स्टॉक प्राइस आई थिंक 25-30 टाइम्स बढ़ चुका है पिछले 1-2 साल में। और जो जर्मन मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में जो रैली आ रही है, उसके पीछे इधर बैंक्स हैं, उससे भी ज़्यादा उनके पीछे हैं डिफेंस फर्म्स। बिकॉज बहुत सारा वहाँ पे स्पेंडिंग का इस टाइम पे बात चल रही है। जापान में चल रही है, साउथ कोरिया में चल रही है, जर्मनी में चल रही है, फ्रांस तो ऑफ कोर्स करता ही रहता है, रशिया अपनी स्पेंडिंग करेगा, बाकी नेटो कंट्रीज़ ने भी, आपको अगर पता है यूरोप का, अगर मैं आपको दिखाऊं, रियाम यूरोप जो उनका निकला था 2030, जो मार्च में उन्होंने इस साल निकाला, इस साल नहीं पिछले साल जो मार्च में निकाला था, 800 बिलियन डॉलर्स की वो स्पेंडिंग करने वाले हैं अप टू 2030। तो जो नेटो कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ अपने डिफेंस में खर्चा ही नहीं करती थी, मॉडर्नाइज ही नहीं करती थी, वो अचानक आके कह रही है कि हम ऑलमोस्ट 800 बिलियन डॉलर्स हम स्पेंड करेंगे, एंड 150 बिलियन डॉलर्स का लोन इंस्ट्रूमेंट भी होगा। तो 1 ट्रिलियन आप मान सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप भी इनको फोर्स करता है कि आपका जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको लेके बढ़ाओ, उसको 2.5% ऑफ द जीडीपी तक लेके जाओ। तो हर कंट्री में इस टाइम पे, हर कंट्री को रियलाइज़ हो गया है कि यार हमको इस टाइम पे अपने डिफेंसेस को इम्प्रूव करना है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंडिया। तो आप देखेंगे पूरे ग्लोबली, आप देखेंगे इतने सारा डिफेंस पे स्पेंडिंग हो रहा है। एंड
जर्मनी का मैंने आपको बताया राइट, अभी $60 बिलियन का उन्होंने, आई थिंक दिसंबर 18-19 दिसंबर को $60 बिलियन का उन्होंने स्पेंडिंग के लिए, जैसे यहाँ इंडिया में होता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, AON अप्रूवल्स आते हैं, उसके बाद 60-70,000 के AONs आते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अपनी तरफ से ओके करता है कि हमको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मींस हमको ये चाहिए, दीज आर वेरी नेसेसरी, तो इसके लिए आप 50-60,000 करोड़ का बजट निकलता है, तुरंत वो अप्रूवल पास होता है। टाइम तो ऑफ कोर्स लगता है, बट हर कंट्री का अपना अपना एक प्रोसीजर होता है, बट द बेसिक थिंग इज़ हर कंट्री में इस टाइम पे डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन का बहुत ही ज़ोरों से काम चल रहा है, एंड यू रियली वुड नॉट वांट टू मिस दिस डिफेंस रैली जो अपकमिंग मुझे दिख रहा है। अभी तो इंडिया में तो एटलीस्ट नहीं हो रही है रैली, किसी भी स्टॉक में रैली नहीं है, बट आगे अगर मार्केट्स ठीक होते हैं और डिफेंस फर्म्स वैसे ही परफॉर्म करती हैं, आप देखेंगे भी अस्त्रा हो, डेटा पैटर्न्स या अस्त्रा या सोलर इंडस्ट्रीज़, मार्केट पिछले 1-1.5 साल में बहुत नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन आप इनको देखेंगे इनका स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। तो इसीलिए मैंने अभी कुछ दिन पहले एक्स पे शेयर भी किया था कि डिफेंस फर्म्स में मुझे ऐसा लगता है कि बाय द डिप इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, बिकॉज आप हाई पे ले लें तो वो काम नहीं करेगा इसमें, बिकॉज क्या है कि डिफेंस का बिजनेस सिक्लिकल होता है, आप इसको क्वार्टर एंड क्वार्टर नहीं कंपेयर कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते हैं, इनका काम ही नहीं होता ऐसा, आप बिजनेस मॉडल ऐसा है ही नहीं, आप अगर वो कर रहे हैं तो आपकी वो जिद है और वो गलत जिद है, तो आपको इनको साल दर साल आपको इनको कंपेयर करना होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर 2-3 क्वार्टर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो स्टॉक गिरेगा, उसको आपको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है और थोड़ा सा आप उसको उसमें एलोकेशन बनाने की सोच सकते हैं, बट अगेन एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। मे बी आई हैव सम पोजिशंस in a company that I will be discussing today, but again having said that, this is not a buy or sell recommendation, maybe मेरी रिसर्च बायस्ड हो सकती है just because I have a position in that in a company। अब मैं वो आपको नहीं बताऊंगा कि किस कंपनी में, मैंने वो पहले ही आपको शेयर किया कि आई हैव स्टॉप डूइंग दैट। तो अभी आपको बेसिक समझ आ गया है कि क्या क्या हो रहा है इधर उधर। अब हम आते हैं डिफेंस टेक फर्म्स में। सोलर इंडस्ट्रीज डिफेंस टेक उसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन डेटा पैटर्न्स और अस्त्रा माइक्रोवेव के लिए आपको जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। तो अब देखो, जो हम बात करते हैं डेटा पैटर्न्स की या अस्त्रा माइक्रोवेव की, तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बार बार सुनने को मिलेगा रडार। ठीक है, रडार फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, इस पे आपका काम चलता है। जैसे अस्त्रा माइक्रोवेव इज़ वेरी डोमिनेंट इन RF कंपोनेंट्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स या माइक्रोवेव कंपोनेंट्स। तो होता क्या है, पहले आप ये समझो। रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो 3 किलो हर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक होती हैं, राइट। आपका इसमें वाईफाई है, सैटेलाइट है, रडार है, या इवन रेडियो जो आपका होता है, वो सारा आपका इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जैसे आपका कोई भी नेटवर्क है, राइट। अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपको बताया 3 किलो हर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है, लेकिन माइक्रोवेव क्या होता है? माइक्रोवेव इसी का एक सबसेट होता है जो आपका 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक हो जाता है। तो लो रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव नहीं होती है, और हाई एंड पे जब आप जाते हैं एक रेडियो फ्रीक्वेंसी की, तो आप माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं। एंड माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज उस लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन मिलता है, और जो एंटीनास के आपके साइज़ होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं। तो दैट्स वाई आप जब डिफेंस में बात करते हैं तो मोस्टली आप माइक्रोवेव की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम आते हैं कि सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें और समझनी है जब भी आप डेटा पैटर्न, एंड आई ऑलवेज एज्यूम कि आप सिर्फ मेरा वीडियो देख के इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप मेरे वीडियो को फंडामेंटल एक रिसर्च की जो फाउंडेशनल रिसर्च होती है उसकी तरह यूज़ करके आगे आप अपना रिसर्च करेंगे। तो जब आप आगे अपना रिसर्च करेंगे, एंड आई एम एज्यूमिंग इट कि जब आप डेटा पैटर्न्स और अस्त्र माइक्रोवेव को पढ़ेंगे तो बार बार ये कहते हैं कि हम एक कंपोनेंट सप्लायर से लेके सब सिस्टम सप्लायर से लेके सिस्टम के इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, सिस्टम के सप्लायर की तरफ जा रहे हैं, नॉट इंटीग्रेशन, सिस्टम के सप्लायर। इसका मतलब समझो, लेट्स से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसका। आप यहाँ पे देखो लिखा है फायर कंट्रोल रडार, ये डेटा पैटर्न्स के प्रेजेंटेशन से है, या फिर एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर रडार,
या फिर फायर कंट्रोल रडार। मैं रडार का आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से आपको कंपोनेंट भी समझाऊंगा, यहाँ से आपको सबसिस्टम्स भी समझाऊंगा। अब यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट और सबसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एक रडार बनता है बहुत सारे कंपोनेंट से। सबसे बड़ा इसमें आरएफ कंपोनेंट आगे का होता है, उसमें काम करता है आपका अस्त्रा माइक्रोवेव। लेकिन जब आप सिस्टम की बात करते हैं कि हम एक सब सिस्टम या कंपोनेंट सप्लायर थे पहले और अब हम सिस्टम के सप्लायर हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पहले आप लेट्स से एक रडार की रिक्वायरमेंट थी तो आप वहाँ पर सिर्फ रडार के सेलेक्टेड कंपोनेंट्स भेजते थे। लेट्स से डेटा पैटर्न्स 2-3 कंपोनेंट्स भेजता उस रडार का, लेट्स से फायर कंट्रोल रडार की मैं बात कर रहा हूँ, और अस्त्र माइक्रोवेव उसका जो एरे यूनिट होता है, ट्रिपल एयू यूनिट जो होता है लेट्स से वो भेजता या फिर वो बनाता। तो ये सिर्फ क्या था, यहाँ पे ना मार्जिन्स हैं ना आपके कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बिकॉज आप सिर्फ कंपोनेंट बेच रहे हैं और सब सिस्टम में ही आप अटके हुए हैं। बट जब आप कहते हैं कि हम सिस्टम के सप्लायर हो गए हैं तो आपने मीन्स पूरा का पूरा जो फायर कंट्रोल रडार है उसमें अगर 100 कंपोनेंट लगे हैं डजन मैटर, आपने ही उसको इंटीग्रेट किया है, आपने ही उसको बनाया। आपके सप्लायर्स कितने भी हों आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जब डेटा पैटर्न्स दिखाती है अपने पोर्टफोलियो में, और एक्चुअली उनका पोर्टफोलियो है भी ये, तो ये फायर कंट्रोल रडार है, इसका मतलब नहीं है कि इन्होंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। एट द एंड ऑफ द डे ये जो फायर कंट्रोल रडार है इसका आईपी जो है ये पूरा का पूरा डेटा पैटर्न्स के पास है। अब इसके सप्लायर कितने भी हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट इन्होंने किया है, फायर कंट्रोल रडार को इंटीग्रेट इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये होता है कंपोनेंट सब सिस्टम से लेके हम सिस्टम के सप्लायर तक बन रहे हैं। तो जैसे ऑब्वियस वाली बात है कि जब आप कंपोनेंट और सब सिस्टम से ऊपर उठेंगे तो आपके मार्जिन्स बनते हैं और आपका थोड़ा थोड़ा कॉम्पिटिटिव जो मोट है वो बिल्डअप होना शुरू होता है। आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट बिकॉज आपने रडार बना दिया, एक कंप्लीट सिस्टम बना दिया तो कोई दुनिया में वो बना ही नहीं सकता है। इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट कि आपकी थोड़ी कॉम्पिटिटिव जो मोट होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको थोड़ा अब आपने लेट्स से फायर कंट्रोल रडार आपने लेट्स से तेजस में लगाया है। तेजस एक प्लेटफॉर्म होता है, इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। प्लेटफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। एक जैसे आप कॉर्वेट्स बना रहे हैं, शिप बना रहे हैं, फ्रिगेट्स बना रहे हैं, या फिर पेट्रोल व्हीकल बना रहे हैं, या लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर आप बना रहे हैं LCH, या फिर तेजस आप बना रहे हैं, या फिर सुखोई है। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब सुखोई का काम कुछ कोई और करेगा, लेट्स से HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो तेजस बना रही है। तो तेजस एक प्लेटफॉर्म है। अब उस तेजस पे दुनिया भर की डिवाइसेस लगेंगी, उस तेजस पे मिसाइल भी लगेगी, ब्रह्मोस मिसाइल, तो वो मिसाइल देगी आपको ब्रह्मोस बना के। अब ब्रह्मोस में भी एक सीकर लगा होता है जो देखो क्या होता है, मिसाइल है, मिसाइल में रडार भी होगा लगा हुआ, जो बिकॉज मिसाइल जब आप फेंक रहे हैं तो आप किसी चिड़िया को नहीं मार रहे हैं, आपने शूट किया और हो गया। आपको बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए, रडार के बिना दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि जो भी हम कंपनीज डिस्कस कर रहे हैं उसमें रडार बहुत इंटीग्रल है। तो जैसे ही एक ब्रह्मोस मिसाइल का मैं एग्जांपल लेता हूँ, तेजस प्लेटफॉर्म में जो ब्रह्मोस मिसाइल लगेगी उसमें रडार होगा। अब रडार चाहे आपका डेटा पैटर्न्स दे या फिर अस्त्रा माइक्रोवेव दे, डिपेंडिंग ऑन हु इज़ विनिंग द ऑर्डर, जिसने वो ऑर्डर जीता है या बिडिंग हुई है। ओपन बिडिंग होती है इनकी हमेशा, नॉमिनेशन बेसिस पे अब अवार्ड्स नहीं मिलते हैं डायरेक्टली MOD की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। तो जो भी बिडिंग हुई, लेट्स से अस्त्रा ने ऑर्डर जीता है रडार बनाने का, तो रडार का काम होता है इनिशियल स्टेज पे टारगेट को ट्रैक करना। लेट्स से पाकिस्तान में जैसे ब्रह्मोस मिसाइल अभी ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ हुई, हमने देखा ब्रह्मोस में जो रडार लगा हुआ था, तेजस में जो वो ब्रह्मोस फ्लाई कर रही थी, तेजस में तेजस जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो आपका हेलीकॉप्टर है, जो LCH है, वो आपका ब्रह्मोस लगा के गया। उस ब्रह्मोस में रडार लगा हुआ होगा जिसने देखा कि ओके यहाँ पे एक इन्फिल्ट्रेशन कैंप है, या फिर जो भी इसका टारगेट था, एंड टारगेट था। तो जो भी तेजस का जो भी आपका पायलट रहा होगा उसने ब्रह्मोस छोड़ दी, इन्फिल्ट्रेशन कैंप में छोड़ दी। अब वहाँ तक तो रडार ने देखा इनिशियली कि ओके टारगेट है, मैंने लॉक किया, मैं उस टारगेट को ट्रैक कर रहा हूँ। लेकिन जब वो मिसाइल एंड पॉइंट पे होगी और टारगेट के पास होगी, इन्फिल्ट्रेशन कैंप के पास होगी, तो आपका सीकर काम आएगा। सीकर क्या होता है, एंड स्टेज में आपको बताता है बहुत ही प्रिसीजन से आपकी जो मिसाइल है उसको गाइड करेगा लास्ट एंड स्टेजेस पे और डायरेक्टली आपका अटैक करेगा। तो सीकर का जो काम है, डेटा पैटर्न्स कर रही है। अभी ब्रह्मोस से इनको बहुत ऑर्डर्स नहीं मिले हैं,
कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है, अभी ट्रायल चल रहा है इनके सीकर का, तो देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे तेजस एक प्लेटफॉर्म है, उसमें मिसाइल ब्रह्मोस यूज़ हुई है, और भी हो सकती हैं अस्त्रा वगैरह कुछ भी, लेकिन मैं ब्रह्मोस का एग्जांपल लेता हूँ। और ब्रह्मोस में भी रडार लगा होगा, सीकर लगा होगा, और बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होंगे। अब दूसरा प्लेटफॉर्म है, लेट्स से सुखोई है, सुखोई जो 30 है, जिसको हम कहते हैं कि अब हम आप अपग्रेड भी कर रहे हैं उसे, और उस प्रोग्राम को नाम दिया है सुपर सुखोई। तो सुपर सुखोई में भी डेटा पैटर्न्स क्या कर रही है, जैमर पॉड बना रही है। क्या होता है, आपने बहुत मूवीज़ देखी होंगी, किसी आपके एनिमी से फाइट हो रही है, आई थिंक एक फाइटर मूवी थी ऋतिक रोशन वाली, तो उसमें मिसाइल लॉक का सिस्टम आपने देखा होगा। आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपने और मूवीज़ वगैरह देखी हैं, बट वो तो बहुत लोगों ने शायद देखी होगी, तो शायद आप रिलेट कर पाओ। लेट्स से सुखोई है, पाकिस्तान से कोई जेट आया है, और जैसे आपने उस मूवी में देखा था कि मिसाइल लॉक हो जाती है कई बार। अगर एक बार एनिमी की मिसाइल आपके सुखोई पे, इंडिया के सुखोई पे अगर लॉक कर दी गई, तो आप कहीं भी नहीं बच सकते हैं, वो मिसाइल आपको ढूंढेगी ढूंढेगी। तो उस मिसाइल के लॉक को तोड़ने के लिए, या फिर एनिमी के जैमिंग से बचने के लिए, सिर्फ मिसाइल तोड़ना, लॉक करना, अनलॉक करना काम नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं, वो करता है जैमर पॉड। तो आप अपनी स्क्रीन पे भी देखोगे जैमर पॉड, ये है टैलॉन शील्ड जैमर पॉड, ये डेटा पैटर्न्स ने बनाया है, अभी कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उसके बारे में आप अभी ध्यान मत दो, बट ये ट्रायल में है, अब ये ट्रायल रन करेंगे। आपको पता है कि डिफेंस का काम कैसा होता है, सालों साल लग जाते हैं ट्रायल को, एक प्रोडक्ट को डेवलप करने में, फिर उसको पहले उसके R&D करो, उसको डेवलप करो, उसके फील्ड ट्रायल करो, फिर आपको एक लिमिटेड सीरीज़ ऑर्डर मिलता है जिसको हम LSO कहते हैं। फिर जब वो सक्सेसफुली आपने कर दिया, उसके बाद आपको रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा फेज़ होता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रिस्क दैट डेटा पैटर्न्स और अस्त्रा माइक्रोवेव में भी, बट मोर सो फॉर डेटा पैटर्न्स, ये वो वाला रिस्क बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, खुद का पैसा खुद की फंडिंग लगाते हैं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, और आपको समझ भी आना चाहिए, राइट। तो अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं, हाउ ऑर्डरिंग वर्क्स इन डिफेंस। डिफेंस के ऑर्डर्स किस टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका डेवलपमेंट ऑर्डर, जो हम देखेंगे मार्क 1 होता है, मार्क 2 होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। तो मेक 1 ऑर्डर्स में क्या होता है, मार्क 1 ही वो तेजस का होता है, मेक 1 ऑर्डर्स, मेक 2 ऑर्डर्स होता है। मेक 1 में आप लेट्स से अप टू 60-70% जो फंडिंग है डेवलपमेंट ऑर्डर की, आर्मी को नेसेसिटी है लेट्स सपोज, और कोई करने को तैयार नहीं है, या फिर बहुत अर्जेंट है, या कुछ भी है, अगर मेक 1 के अंदर वो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, निकाला है, डेवलपमेंट ऑर्डर है, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर डेवलप करना है, लेट्स से रडार डेवलप करना है आपको, AESA रडार जिसको हम कहते हैं, जो आजकल चल रहे हैं, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार्स। तो ये पुराने रडार से डिफरेंट इसीलिए होते हैं, इसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स होते हैं, तो अगर एक फेल भी हो गया तो बाकी सारे काम करते हैं, तो रिडंडेंसी बढ़ जाती है इससे, एंड रिडंडेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफेंस, बिकॉज आप क्रिटिकल पॉइंट पे फेल नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, ये एक पॉइंट पे एक टाइम पे मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, जो AESA रडार है पुराने रडार्स के कंपैरिजन में। तो लेट्स से अगर AESA रडार का डेवलपमेंट ऑर्डर मिला है अस्त्रा माइक्रोवेव को, या फिर डेटा पैटर्न्स को, तो अगर मेक 1 के अंदर मिला है तो 60-70% फंडिंग गवर्नमेंट देगी, और बाकी इंडस्ट्री अपना लगाएगी। बाकी मेक 2 के अंदर कुछ नहीं होता है, कोई फंडिंग आपको नहीं मिलती है, आपको बोल दिया जाता है कि दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ लेट्स से नेवी। तो जो कंपनीज के बन का, इनके पर्सनली इनके बस का होता है, वो अपना डेवलपमेंट करती हैं। और डेटा पैटर्न्स मोस्टली सारे जो प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया फायर कंट्रोल रडार आपको दिखाया था अभी, जो ब्रह्मोस में लगेगा या किसी में भी लगेगा, वो क्या करता है बेसिकली, फायर कंट्रोल रडार का मतलब यही है कि आपके फायर को वो कंट्रोल करेगा। मींस आप जब मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं, वो पूरा सिस्टम आपको रडार देखेगा, कहाँ पे टारगेट है, कितनी वेलोसिटी पे जाना है, कहाँ पे कैसे कैसे कैसे, तो वो सारा काम फायर कंट्रोल रडार का होता है, डिटेक्शन से लेके, लॉन्च से लेके, और जब तक वो फटा नहीं, लास्ट में तो सीकर का काम आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑर्डर हो गया। दूसरा एक ऑर्डर होता है नो कॉस्ट नो कमिटमेंट, जैसे डेटा पैटर्न्स करती है, अपने आप R&D पे खर्चा करेगी, अपने आप प्रोडक्ट बनाएगी, उसको फील्ड ट्रायल करवाएगी, सक्सेसफुल अगर रहा तो इनको रिपीट ऑर्डर्स मिलेगा, नहीं रहा तो इनको फिर से R&D पे काम करना पड़ेगा और कॉस्ट लगेगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क, बिकॉज अगर
बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत एक्सपर्टीज़ है, तो शायद ये रिस्क कम हो जाएगा, बट ये कभी रिस्क ख़त्म नहीं होता है, बिकॉज आप कितनी भी एक्सपर्ट हो, अगर आपका फील्ड ट्रायल सक्सेसफुल नहीं है तो आपको फिर से उस पर काम करना पड़ेगा, फिर आपका जो लैग है वो आपका बढ़ जाता है, बिकॉज एक बार आप फील्ड ट्रायल आपको अलाउ कर दिया गया, फिर आपका फेल हुआ, फिर आपको और रिसर्च करनी है और R&D पे डालना है पैसा, फिर आपको दोबारा डेट लेनी है कि आपका फील्ड ट्रायल कब होगा, तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो ये आपका बेसिकली दूसरे टाइप के मोस्टली जो होते हैं ऑर्डर्स, मैं ये बता रहा हूँ। बाकी अब हम आते हैं कंपनी स्पेसिफिक डिस्कशन पे। तो आ, अब हम देखते हैं डेटा पैटर्न्स को। तो डेटा पैटर्न्स क्या करती है, मैंने आपको ऑलरेडी इस स्लाइड से अच्छा आपको कुछ नहीं बता पाएगा डेटा पैटर्न्स को क्या करती है। तो देखो, रडार्स में है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में है, कम्युनिकेशन सिस्टम में है। मैं डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ। रडार्स का काम मैंने आपको बता दिया। रडार आपके प्लेटफॉर्म की, अब वो प्लेटफॉर्म शिप है या आपका कोई भी रफ़ाइल है या फिर आपका तेजस है या सुखोई है, कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म की आँख और नाक का काम करेगा आपका रडार। आपको बताएगा बेसिकली एनिमी कहाँ है, उसको ट्रैक करेगा, आपके मिसाइल को गाइड करेगा। जब आप फायर करोगे मिसाइल तो उसको भी एंड पॉइंट तक गाइड करता रहेगा विद द हेल्प ऑफ सीकर। तो रडार का ये काम होता है। डिफरेंट डिफरेंट जगह रडार्स यूज़ होते हैं, आपके मेट्रियोलॉजी में भी यूज़ होते हैं। इन्वायरमेंट जो ये देखते हैं कि यार जैसे आपका आता है ना कि कब बारिश होगी, कब धूप आएगी, तो वो सब भी आपका बेसिकली डॉपलर रडार्स होते हैं, उनकी वजह से होता है। आपका हेलीकॉप्टर के रडार भी होते हैं, तो प्रिसीजन कंट्रोल रडार भी होते हैं। लेट्स से आपका एयरक्राफ्ट अगर लैंड कर रहा है, बहुत फॉगी है, इन्वायरमेंटली पॉसिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी नहीं है, तो रडार के हेल्प से वो प्रिसीजन कंट्रोल रडार जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रडार हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है इनका। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है में भी दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपका कॉमेंट आता है विच इज़ कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, एलिंट इसको हम कहते हैं। तो कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस में आप सिर्फ सुनते हैं दूसरे को, आप पैसिवली एनिमी को सुन रहे हैं, आप एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे हैं, आप रडार फ्रीक्वेंसी एमिट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस में द ओनली थिंग दैट यू विल डू इज लिसन पैसिवली टू द एनिमी। ठीक है। तो जो नीचे आपको दिख रहा है जैसे रडार वार्निंग रिसीवर, 5 चैनल सर्च रिसीवर, ये हैं आपके कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस के डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस जो डेटा पैटर्न्स ने ऑलरेडी बनाए हैं। तो यहाँ पे जब हम कहेंगे कि ये जो रडार वार्निंग रिसीवर है, इसके 2 या 3 कंपोनेंट्स नहीं ओन करती है डेटा पैटर्न्स पूरा ये सिस्टम ओन करता है। अब सिस्टम और प्लेटफॉर्म में आप खुद देख लो क्या फ़र्क होगा। एक प्लेटफॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स लगते हैं, तो जो प्लेटफॉर्म का इंटीग्रेशन का काम है, प्लेटफॉर्म की जो ओनरशिप है, लेट्स से तेजस है, तेजस प्लेटफॉर्म की ओनरशिप किसके पास है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास। वो डेटा पैटर्न्स के पास नहीं है। डेटा पैटर्न्स उसका एक सिस्टम ओन करता है, या वो रडार हो सकता है, या फिर वो आपका जैमर पॉड हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो सिस्टम, प्लेटफॉर्म, सब सिस्टम्स, आई होप इनमें आपको बहुत क्लियरली डिफरेंस पता चल गया हो, बिकॉज इसके बिना डिफेंस समझना मतलब दैट इज़ जस्ट फ्यूटाइल, नहीं समझ आएगा, और आएगा भी तो ऊपर ऊपर से आएगा। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे क्या करते हैं, आप सुनते भी हैं, और अगर आपको कोई एक्शन लेना भी है, किसी एनिमी के रडार को जैम करना है, या फिर आपको कुछ भी करना है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली कुछ भी आपको करना है, तो आप एलिंट के जो भी सिस्टम्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से एयरबॉर्न सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, इससे तो आप कम्युनिकेशन करते हैं। बाकी तीसरा है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम्स। कम्युनिकेशन सिस्टम्स में आप अटैक कुछ नहीं करते हैं, आपको सिर्फ सुनना जिससे चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, अगर आप अस्त्र माइक्रोवेव को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका रफ़ाइल के साथ, जो इजराइल वाली रफ़ाइल है, फ्रांस वाली रफ़ाइल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत करना, उनके साथ एक जेवी है, तो उससे वो टैक्टिकल रेडियोस बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस। अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस क्या होता है कि हार्डवेयर सेम है, बट अगर एनिमी किसी फ्रीक्वेंसी पे बार बार आपको हैक कर रहा है, अटैक कर रहा है, आपको जैम कर रहा है, तो आप अपनी वेवलेंथ चेंज करके सेम हार्डवेयर से, सेम रेडियो से आप उसको डिफरेंट डिफरेंट यूजेस कर सकते हैं। ठीक है। तो फाइटर एयरक्राफ्ट में भी HDRs लगते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। जैसे मैंने आपको टाटा टेक्नोलॉजीज़ की वीडियो में सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट बताया था कि आज की जो व्हीकल्स हैं, दे आर बीइंग डिफाइंड मोस्टली मेजरली बाई सॉफ्टवेयर। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो ये HDRs हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज एनिमी
की बात सुनना या एनिमी, आपको पता है कि एनिमी आपकी बात सुन रहा है, तो आपको जो डिफेंस में टैक्टिकल डिसीजंस हैं वो ऐसा नहीं है कि आपकी मम्मी आपकी मौसी से बात कर रही है तो सारा पड़ोस सुन रहा है, सबको पता है कि इनकी मौसी से क्या बात हो रही है, ऐसा नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस चाहिए, टैक्टिकल रेडियोस चाहिए जो एंटी जैमिंग हो, आपको जैम भी ना कर सकें और दूसरा पैसिवली आपको सुन भी ना सके। तो एस डी आर्स वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मोस्टली डेटा पैटर्न्स फ़िलहाल इन पे काम कर रही है, ठीक है। तो दैट्स वाई आई सेड कि इस स्लाइड से ही आपको काफ़ी कुछ डेटा पैटर्न्स के बारे में समझ आ जाएगा। अब हम देखते हैं डेटा पैटर्न्स। अगेन मैंने आपको बता ही दिया क्या करती है। बाकी इनका क्या होता है डेटा पैटर्न्स का। अस्त्रा माइक्रोवेव का काम है रडार के कंपोनेंट बनाना, हार्डवेयर में वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन जो डेटा पैटर्न्स है वो हार्डवेयर तो करती है लेकिन बैक एंड का सॉफ्टवेयर भी देखती है। बिकॉज रडार ने अगर कोई इंटेलिजेंस इकट्ठा करी, लेट्स से टारगेट ट्रैक करके कितना दूर पे है, मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसा है, कितना सेफ है उस टारगेट को इस टाइम पे अटैक करना, वो सब रडार अगर इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर भी रहा है तो उस इन्फॉर्मेशन को, उस सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए भी आपको कुछ चाहिए। तो सिग्नल को प्रोसेस जब आपका मेन सिस्टम करता है, वो सिस्टम बनाता है डेटा पैटर्न्स, वो सिग्नल प्रोसेसिंग बेसिकली उसका काम करता है। बाकी इंटरफेस यूनिट्स हैं, अगर आपका लेट्स से रडार है, वेपन्स हैं, डिस्प्लेज है, कंप्यूटर्स है, आपस में इन सब को बात करना भी इम्पॉर्टेंट है और सब अपनी फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं, तो आपस में एक इंटरफेसिंग एक एलिमेंट चाहिए। एलिमेंट तो मैं नहीं बोलूँगा, बट आपस में सबको जोड़े रखना भी एक काम है, वो भी करता है डेटा पैटर्न्स, तो इंटरफेस यूनिट्स बनाता है। बाकी आपका जो एयरक्राफ्ट से जो पावर सप्लाई होगी आपके सिस्टम्स में, बिकॉज हर चीज़ तो इलेक्ट्रॉनिक है, हर चीज़ रडार, फ्रीक्वेंसी, इन सब पे ही काम कर रही है। तो एयरक्राफ्ट की से जो पावर आप ले रहे हैं, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आप बैटरी से पावर लेते हैं, तो एयरक्राफ्ट की जो पावर है दैट इज़ नॉट वेल रेगुलेटेड, तो आपके सिस्टम्स को वो ख़राब ना करे। तो पावर कंडीशनिंग का भी काम डेटा पैटर्न्स अपने एंड पे करती है। ओके बाकी डिस्प्ले भी बनाती है, कॉकपिट, ग्लास कॉकपिट डिस्प्ले, आई थिंक नॉट वेरी श्योर, बट आगे जाके हम देखेंगे। आई थिंक वो सुखोई के लिए बना रही है या फिर तेजस के लिए, तेजस मार्क 2 के लिए बना रही है, वो हम आगे जाके देखेंगे मार्क 1 और मार्क 2 क्या है। ओके बाकी अगर आप देखेंगे ना, ग्लोबल डिफेंस की जो कंपनीज़ हैं उनके मार्जिन्स हैं 14 to 16 to 20%, लेकिन डेटा पैटर्न्स के जो मार्जिन्स हैं वो हैं 35 to 40%। अगर मैं आपको दिखा दूँ पैट मार्जिन, आप यहाँ पे देखो, ये तो पैट मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ। पहले मैंने एबिटा की बात करी थी, जो 14 to 16% जो पीयर सेट है ग्लोबली, तो उसके मार्जिन से 14, 16, 20% तक हैं, लेकिन जो डेटा पैटर्न्स के एबिटा मार्जिन है दे आर 35 to 40%। अब यहाँ पे आप देखो, इस स्क्रीन पे आप थोड़ा पॉज करके देखो, इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आप पैट मार्जिन देख सकते हैं ग्लोबल डिफेंस टेक कंपनीज़ का। तो इसमें आपको अस्त्रा माइक्रोवेव का भी दिख रहा होगा, एंड दीज आर एस्टिमेट्स बाय ग्लोबल गोल्डमैन सैक्स। अब ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ अगेन अ डिस्क्लेमर, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे चाह रहा हूँ कि आप दुनिया भर की कंपनीज़ को भी देखो और उनके मार्जिन्स वगैरह को भी आप देखो। मेरा ये जो इन्होंने एस्टिमेट्स लगाए हैं, आई डू नॉट स्टैंड बाय दीज एस्टिमेट्स, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो मुद्दा नहीं है इस टाइम पे, वो डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि हिस्टोरिकली भी और आगे भी कैसे एक्सपेक्टेड रहेंगे, एक ठीक ठाक आइडिया आप ले सकते हो इससे। बाकी अगर हम और आगे डिस्कशन को बढ़ाएं तो अब रिज़ल्ट कैसे रहे, क्या रहा, क्यों रहा, वो सब आप देख सकते हो, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। आप प्रेजेंटेशन देखो, उसमें आपको समझ आएगा रेवेन्यू कितने से बढ़ा, एबिटा कितने से बढ़ा, वो सब चीज़ पे मैं नहीं जा रहा हूँ। मतलब वो सब आप खुद भी देख सकते हो, तो उससे अच्छा मैं कुछ और डिस्कस करूँगा। बाकी इनको एएमसी के कॉन्ट्रैक्ट मिले थे अभी ब्रह्मोस से, ब्रह्मोस कंपनी अगेन आपको पता है जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है, तो एएमसी कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिले थे। एएमसी कॉन्ट्रैक्ट इनके लिए फ़ायदे की चीज़ भी होती है, बिकॉज वहाँ पे मार्जिन्स इनके बढ़ जाते हैं। तो आगे क्या करेंगे, ब्रह्मोस के सीकर का भी इनको ऑर्डर मिल सकता है, बिकॉज फील्ड ट्रायल्स हो रहे हैं, सक्सेसफुल होगा अगर सीकर ढंग से काम करेगा ब्रह्मोस पे, तो इनको रिपीट ऑर्डर्स मिलेंगे। एंड दिस इज़ वाई कि यहाँ पे आपको बैलेंसिंग एक्ट लेके चलना होता है, कि डेटा पैटर्न्स की जो नेगेटिव साइड है वो ये है कि डेवलपमेंट ऑर्डर ये खुद फंड करते हैं, आर&डी सब कुछ खुद करते हैं, और जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं फील्ड ट्रायल्स में, तब तक आपको रिपीट ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, तो एक वो बड़ा रिस्क है।
उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, जैसे ही आपका सीकर का ऑर्डर ब्रह्मोस के लिए, इनका जो भी इन्होंने सीकर बनाया है वो फील्ड ट्रायल सक्सेसफुली क्रॉस कर देता है, उनको रिपीट ऑर्डर्स मिल जाते हैं, तो बाकी के जो भी कंपटीशन है वो तो गया, वो ऑलमोस्ट ख़त्म है, अनटिल अनलेस कोई और कंपनी आ रही है, उसके लिए ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटिव मोड है वो हाई रहेगा। तो डेटा पैटर्न्स के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है कि फिर आपको रिपीट ऑर्डर्स मिलेंगे और सालों साल तक मिलेंगे, और फिर उसको एएमसी कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलेगा। तो जैसे ही आप सक्सेसफुल हुए उसके बाद तो आपकी चीज़ें बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। बट जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हुए तब तक आपको बहुत ध्यान से इन कंपनीज़ को ट्रैक करना पड़ता है। बाकी जैमर पॉड मैंने आपको बताया सुखोई की 30 के लिए बना रही है, एडवांस स्टेज पे है, कब होगा टेस्ट वी डोंट नो। मैनेजमेंट आके गाइडलाइन देता है, इंडिकेटिव टाइमलाइन देता है, बट उसको डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है। जब एक्चुअली जैमर पॉड सक्सेसफुली फील्ड ट्रायल्स को क्रॉस कर देगा तो मैं भी आपको आके बता दूंगा, और खुद मैनेजमेंट आके आपको बता देगा। बाकी जो LCA तेजस है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी तो मार्क 1 पे काम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे मार्क 2 पे काम चलेगा, वो थोड़ा और एडवांस्ड होगा, वो 4.5 फिफ्थ जनरेशन आपका फाइटर जेट होगा। तेजस मार्क 1 जो है वो है 4th जनरेशन फाइटर जेट। तो उसके लिए ग्लास कॉकपिट बना रही है HAL, जो HAL बना रहा है, उस जो तेजस मार्क 2 होगा उसका ग्लास कॉकपिट का काम डेटा पैटर्न्स कर रही है। तो वहाँ से भी इनको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। बट अगेन देखो, इसमें एक रिस्क ये होता है कि जो इंडिजिनस हमारे पास इंडिया में इंडिजिनस फाइटर जेट अभी का इंजन कोई नहीं है, तो हम जो तेजस का भी इंजन है वो GE एयरोस्पेस से हम सोर्स करते हैं। तो अगर GE एयरोस्पेस ने किसी भी कारण, बिकॉज वी डोंट नो कि GE एयरोस्पेस क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कितना उसको इंजन में डिले होगा, तो अगर वहाँ से इंजन में डिले है तो HAL अपने जो तेजस है उनको इंटीग्रेट नहीं कर पाएगी, और जब इंटीग्रेट नहीं होंगे तेजस मार्क 2 तो ग्लास कॉकपिट बना के फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ से भी डिले आ सकता है, तो थर्ड पार्टी से भी डिले आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा आपको फोकस रखना पड़ता है, हर चीज़ आपको ट्रैक करनी पड़ती है, इनके सप्लायर्स को भी आपको ट्रैक करना पड़ेगा जब आप डिफेंस को ट्रैक करते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई से कि डिफेंस कोई आपका ऑटो OEM नहीं है कि जहाँ पे आपको सब पता है, बेसिक सीधा सादा बिजनेस मॉडल है, एक आंख बंद करके भी आप उसको रिसर्च कर सकते हैं, ऑटो OEM नहीं है ये। तो ये डिफेंस थोड़ा ट्रिकी होता है, और ट्रिकी नहीं, इसमें बस रिसर्च का काम ज़्यादा होता है। ऐसा ट्रिकी नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है, बट रिसर्च का काम इसमें ज़्यादा होता है। ये FMCG कंपनी नहीं है। बाकी जो AESA रडार इन्होंने बनाया था, और अर्निंग्स कॉल में ये बात भी करी थी, जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था AESA रडार क्या होता है। तो AESA रडार पहले बात हो रही थी, गवर्नमेंट बात कर रही थी कि जो तेजस मार्क 1 है जो अभी ऑलरेडी प्रोडक्शन में है, तो उसमें भी हम AESA रडार्स लगाएंगे। उत्तम AESA रडार जो बात होती है, उत्तम ये नाम है उसका, AESA रडार इज़ अ टाइप ऑफ रडार, और उत्तम हमने पर्टिकुलरली तेजस वाले को हमने नाम दे दिया है। तो उत्तम रडार फाइनली नहीं लगाया गया, इसराइल की जो एल्टा सिस्टम्स कंपनी है वहाँ से हम तेजस मार्क 1 के लिए रडार्स जो हैं वो वहाँ से हम सोर्स करके लाए हैं, इंडिया वहाँ से सोर्स करके लाई है। बट अभी गवर्नमेंट बात कर रही है कि जो तेजस मार्क 2 है उसमें हम उत्तम AESA रडार्स लेंगे। और फिलहाल जो आपको ऑलरेडी पता है, इसके बारे में ज़्यादा बात तो क्या ही करनी है कि इंडिजिनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस टाइम पे गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि अगर आपका प्रोडक्ट सही है, इंडिजिनाइज्ड जो प्रोडक्ट बनाया है अगर वो सही है, काम सही करता है, तो गवर्नमेंट भी खुशी खुशी उसको इंटीग्रेट करेगी सिस्टम्स पे, जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर। ओके बाकी जो AMCA है, जो आपका 5th जनरेशन फाइटर जेट है, अभी इसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ है। तो अभी क्या है कि DRDO जनवरी में ही DRDO ने बोला है कि जो फर्स्ट रोल आउट होगा वो 2028 में होगा। टाइमलाइन अभी भी फिक्स्ड है, कोई चेंज नहीं हुआ है टाइमलाइन में। और जो फर्स्ट फ्लाइट है AMCA एयरक्राफ्ट की, तो वो होगी 2029 में। तो AMCA अभी तो बना ही नहीं है, अभी तेजस मार्क 1 पे काम चल रहा है, फिर मार्क 2 पे काम चलेगा, फिर AMCA आएगा। AMCA इज़ अ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो उसमें भारत फोर्ज, BEML और डेटा पैटर्न्स ने आपस में MOU साइन किया है। तो अगर AMCA के लिए कोई भी सिस्टम के लिए अगर आपको बिड करना है, AMCA इज़ अ प्लेटफॉर्म, अगेन इसीलिए मैंने कहा था वो चीज़ समझने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक प्लेटफॉर्म है तेजस, उसके सिस्टम्स बहुत सारे होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम लगे होंगे,
आपके जैमर पॉड लगा होगा एक अलग सिस्टम, उसमें एक सिस्टम है रडार लगा होगा। तो सेम एएमसीए के भी बहुत सारे सिस्टम्स होंगे, तो उनके लिए जब बिड करेंगे तो ये कंसोर्टियम बिड करेगा, भारत फोर्ज, बीईएमएल एंड डेटा पैटर्न्स। अब बट ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा बात क्या करनी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक एमओयू साइन किया है। जो मैंने आपको बताया था प्रिसीजन अप्रोच रडार, ट्रांसपोर्टेबल प्रिसीजन अप्रोच रडार भी होता है और एक प्रिसीजन अप्रोच रडार भी होता है। तो एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो डेटा पैटर्न्स बहुत ज़्यादा अभी एक्सपोर्ट नहीं करती है, बट इसने फोकस शुरू किया है एक्सपोर्ट के ऊपर। तो जो TPAR है, ट्रांसपोर्टेबल प्रिसीजन अप्रोच रडार, ये ऑलरेडी बेचना इन्होंने एक्सपोर्ट में शुरू किया है। क्लाइंट जो इनका एंड क्लाइंट था, आई थिंक यूके में ही इनका एंड क्लाइंट है, तो उन्होंने सक्सेसफुली इसको एक्सेप्ट भी किया है। तो आगे जाके इनको ऑर्डर्स आएंगे। मुझे ऐसा लगता है एक्सपोर्ट की जब स्ट्रेटजी को आपको क्रैक करना है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपको एक ऐसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना, जेवी करना, जिसने वॉर टाइम पे या फिर बैटल फील्ड प्रूव्ड प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बनाए हैं। जैसे अस्त्रा माइक्रोवेव ने रफ़ाइल के साथ कोलैबोरेट किया है, तो रफ़ाइल के जो सिस्टम्स हैं, जो टैक्टिकल रेडियोज़ है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ जो है, वो ऑलरेडी उन्होंने बैटल फील्ड पे टेस्ट किया हुआ है। तो जब अस्त्रा माइक्रोवेव रफ़ाइल के साथ जेवी करती है तो दोनों को बेनिफिट है। अस्त्रा का ये बेनिफिट है कि रफ़ाइल के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए अगर प्रोडक्शन करना है, बिकॉज उनके क्लाइंट्स रफ़ाइल के साथ कंफर्टेबल है, रफ़ाइल को अगर क्या फ़ायदा होगा कि अस्त्रा के साथ जब काम करेगी इंडिया में तो लो कॉस्ट में प्रोडक्शन हो सकता है। अस्त्रा को ये फ़ायदा होगा कि जो रफ़ाइल के जो एंड क्लाइंट्स हैं उसकी सप्लाई चेन में एंट्री मिल जाएगी। तो जेवी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मुझे ऐसा लगता है, इन कंपनीज़ को एक्सपोर्ट की स्ट्रैटेजी को क्रैक करने के लिए। विदाउट जेवी बहुत टाइम लगेगा। बाकी अगर मैं आपको एक और रिस्क की, मैं बीच बीच में मैं रिस्क बताता हुआ चल रहा हूँ, बट मैं और अगर रिस्क बताऊँ, इनका कैश कन्वर्जन साइकिल आप अगर देखोगे तो कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है कि आप कितने देर में कैश को चर्न कर पा रहे हैं और वापस आपके पास कैश घूम के आ रहा है, तो दैट इज़ 345 डेज। अब कैश कन्वर्जन जो साइकिल होता है CCC, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, मतलब कितने दिन आपका सामान इन्वेंट्री में रहा, मतलब आपके वेयर हाउस में पड़ा रहा, या और डेज रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, मतलब कितने देर में आपने पैसा लेना है, या फिर डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, कितने देर में आपने पैसा लेना है कस्टमर से, या फिर उसको फ्लिप करो, कस्टमर आपको कितने दिन में पैसा दे रहा है, माइनस डेज पेबल आउटस्टैंडिंग, आपको सप्लायर को कितने देर में पैसा देना है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो मैं बहुत ही ज़्यादा बार डिस्कस कर चुका हूँ। CCC को नहीं समझ आता है तो आप एक ChatGPT से पूछो या किसी भी LLM से पूछो, बहुत क्लियरली, बहुत एग्जाम्पल के साथ आपको बता देगा क्या होता है। तो जिनको पता है उनको ये समझ आता है कि जितना कम होगा उतना आपका बेनिफिट रहता है, उतना आपको जल्दी आपके पास पैसा फ्री होके वापस आ रहा है। तो इनका कितना है, 345 डेज। अब आप बोलेंगे लेट्स से FMCG कंपनीज़ का 30-40 डेज़ के अराउंड रहता है, EPC कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा अगर हो रहा है कि आपका 130 डेज़ 140 डेज़ हो रहा है। लेकिन इस केस में तो आपका 1 साल से भी ज़्यादा का कैश कन्वर्जन टाइम है। तो आप बोलोगे कि इन कंपनीज़ में मैं इन्वेस्ट ही क्यों करूँ, 1 साल में आपका पैसा वापस आ रहा है, जो आपने आज इन्वेस्ट किया है वो 1 साल बाद आपका पैसा मिल रहा है आपको, तो दैट इज़ जस्ट मतलब ये तो ख़राबी बात हो गई। बट अगर आप देखेंगे इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, आपको डेवलपमेंट में जब आप R&D करते हैं आपने पैसा वहाँ पे डालना शुरू कर दिया है। अब वो आपका 1 साल R&D चला, आपने फिर फील्ड ट्रायल किया, आपको वहाँ से पैसा रिलीज़ होना है, वो भी सारी की सारी गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, B2B बिजनेस हैं ये सारे के सारे, तो कैश कन्वर्जन साइकिल ऑलरेडी हाई रहती है। बट डिफेंस में तो आप देखो कि ये दिस इज़ जस्ट टू मच, तो ये रिस्क आपको लेके चलना पड़ेगा। एंड मतलब दिस इज़ व्हाट इट इज़, मैं इसको शुगर कोट करके नहीं बोल सकता हूँ कि ये अच्छी बात है या गलत बात है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फॉर दीज कंपनीज। बाकी हम अस्त्रा माइक्रोवेव पे आते हैं फटाफट। अब देखो रडार, मिसाइल सिस्टम, ये सब मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्या होता है। अब अगर हम देखेंगे तो रडार जब एक रडार बनता है, अब अस्त्रा माइक्रोवेव जो है ये स्पेस में भी है, तो ये मेटेरियोलॉजी में भी है, तो ये रडार्स में भी है। तो रडार में ये क्या करती है, ये पूरा रडार पूरा सिस्टम नहीं बनाती है, जैसे डेटा पैटर्न्स में मैंने आपको दिखाया कि उनका ऑलरेडी डेवलप्ड है एक फायर कंट्रोल रडार या एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर रडार, ये वो सब नहीं करती है। ये उसी रडार का मे बी ये RF कंपोनेंट बनाएगी, जो जिसमें ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। AAAU यूनिट एक होती है, वो भी ये बनाते हैं। तो
एक रडार का 50-60% जो कॉस्ट होता है या जो वैल्यू होती है उसकी बिल ऑफ मटेरियल्स की, वो आती है आरएफ हार्डवेयर से। तो आरएफ हार्डवेयर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अस्त्रा माइक्रोवेव, और आज से नहीं, ये कंपनी बनाई ही साइंटिस्ट ने है। ये कंपनी 30 साल पुरानी है, 35 साल पुरानी है। तो बहुत रडार में, इसके आरएफ हार्डवेयर में इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। तो अब उत्तम रडार ये बना रही है, उत्तम रडार अमोन से बना रही है, बट उसका जो आरएफ कंपोनेंट है वो ये डिज़ाइन कर रही है। आ, अब ये आपने अगर कुछ टाइम पहले न्यूज़ देखी होगी, जो सुपर सुखोई है, अब मैं उसका शायद अगर मुझे स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा एडिटिंग के टाइम पे, जो सुपर सुखोई है उसमें हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो बहुत सारे उसके सिस्टम्स अपग्रेड हो रहे हैं, तो उसमें से उसका रडार भी अपग्रेड होगा। तो जो उसमें रडार लगेगा वो उत्तम नहीं लग रहा है, उत्तम तेजस में तेजस में लगेगा। और ये चीज़ आपको टाइम टू टाइम क्लियर हो जाएंगी जब आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगे डिफेंस में। तो सुपर सुखोई में जब रडार लग रहा है एडवांस्ड, जो अपग्रेड होके लगेगा, वो उसका नाम है विरूपक्षा रडार। तो विरूपक्षा रडार को बनाने के लिए 3 4 5 कंपनीज का आई थिंक सिलेक्शन हुआ था, नॉट जस्ट रडार, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने के लिए। उस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप ये अचानक एक बार ये देख लो, ये थेल्स अगर अगर आपको नहीं पता है तो ये कंपनी है। अब इसमें आप देखो, ये है इनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट। मतलब अब स्वीट आप ऐसे समझो, रडार सिर्फ एक रडार एक हार्डवेयर नहीं होता है, रडार के पीछे बहुत कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जब हम बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जब आप एनिमी से इलेक्ट्रॉनिकली फाइट कर रहे हैं, तो उसके लिए जितने भी सिस्टम्स यूज़ होंगे वो सब कंबाइन होके आपके बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट। तो उस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट का नाम है स्पेक्ट्रा, बनाया है थेल्स ने। अब उसके आप ये देखो, ये रफ़ाइल में लगता है बाय द वे, रफ़ाइल जो जेट्स हैं जो आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा। इसके आप एक बार वो देखो कितने कंपोनेंट्स हैं। तो ये कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं रफ़ाइल में लगे हुए, वो भी आपको दिख जाएगा। और आप ये भी समझ पाओगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कोई एक यूनिट नहीं होती है। ये जितनी भी यूनिट्स आपको 10-15 यूनिट्स आप यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये रफ़ाइल में लगती हैं, थेल्स ने बनाई है स्पेक्ट्रा। तो वो सारा का सारा कंबाइन करके बनता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्यूट। तो ईडब्ल्यू उसको हम शॉर्ट में कहते हैं। अब इसमें क्या है, सुपर सुखोई के ईडब्ल्यू के ऊपर भी काम चल रहा है, और उसमें रडार का काम जो मिला है वो मिला है अस्त्रा माइक्रोवेव को। एंड विरूपक्षा जो रडार है जो मैंने अभी बात करी, वो भी AESA रडार है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे इसका फुल फॉर्म होता है। जो अगेन मैंने आपको बताया, एक टाइम पे काफ़ी सारे टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। एंड काफ़ी सारे ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स होते हैं, तो एक ख़राब हो जाए तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। बाकी इन्होंने अभी पिछले क्वार्टर में, आई थिंक पिछले ही क्वार्टर था या फिर उससे पहले होगा, जो भी है, उन्होंने अपनी गाइडेंस दी है। तो ये कह रहे हैं हम यहाँ से 3 या 4 साल में अपने रेवेन्यू को डबल करेंगे। स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी पे आओ। QRSAM, अगर आप इसको रिसर्च करेंगे तो अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो ये है आपका सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो मोबाइल है। मोबाइल मतलब आप इसको इन्फेंट्री के साथ इधर उधर, पोर्टेबल है, मोबाइल है तो इधर उधर आप लेके जा सकते हैं अपने साथ। ठीक है। तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये रिएक्ट करेगी। और सरफेस टू एयर है तो ऑफ कोर्स आप एयर से इसको शूट नहीं कर सकते हैं, सरफेस से एयर की तरफ ही ये शूट होगा। तो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। मतलब ऑफ कोर्स पूरा ये जो डिफेंस सिस्टम है ये नहीं बनाएंगे QRSAM, इसका भी कोई सिस्टम बनाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये रडार के साइड पे काम करेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में एक दो सिस्टम्स और बना सकते हैं, कंपोनेंट्स और बना सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये FY27 में इससे रेवेन्यू अर्न करना शुरू करेंगे। एंड पूरे साल में, अगले साल FY27, अभी तो FY26 चल रहा है, लेकिन FY27 के एंड होते होते ये 1400 to 1500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। एंड दिस इज़ अगेन अनदर रिस्क फॉर दीज कंपनीज कि इनका जो रेवेन्यू रहेगा आगे 3-4 साल में, ये रहेगा रियर एंडेड। मतलब अभी ये कैपेक्स कर रहे हैं, पूरी कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं, टीम हायर कर रहे हैं, R&D पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये रिपीट ऑर्डर्स इनको मिलेंगे और सक्सेसफुल डिलीवरी करने के बाद जब पैसा रिलीज़ होगा इस काम में, मुझे भी अभी ऐसा लगता है कि कम से कम एक साल तो कम से कम लगेगा। तो रियर एंड होता है कि आपने सारी मेहनत आज करी, लेकिन रेवेन्यू आप जो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट में, वो आप कर पाएंगे बाद में, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद। इसीलिए इनकी ये है गाइडेंस है अगले साल FY27 में 1400 to 1500 करोड़ ऑफ रेवेन्यू की।
अब QRSAM आप कुशा से इसको कंफ्यूज मत करना। कुशा हमारा मेजर डिफेंस सिस्टम है, मेन डिफेंस सिस्टम है, दैट इज़ मोर स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस सिस्टम। और ये तो QRSAM जो है ये इन्फेंट्री इधर उधर लेके जा सकती है अगर उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, डिफेंस करना है। बाकी तेजस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उत्तम रडार्स काम कर रहे हैं तेजस मार्क 2 पे। तो वो भी जब मार्क 2 प्रोडक्शन में आएगा, DRDO ने बोला है आई थिंक 2026 तक आएगा, 2027 तक आएगा सॉरी। तो ये जनरेट करेंगे रेवेन्यू FY28 में उत्तम रडार्स से, तेजस मार्क 2 से। तो अगेन QRSAM ये जनरेट करेंगे FY27 में, उत्तम रडार्स से जो तेजस में लगेंगे वो जनरेट करेंगे FY28 से, एंड उस साल ये कमाएंगे आई थिंक 1650 करोड़, ऐसा इनका गाइडेंस है। बाकी FY29 में जो सुखोई अपग्रेड है, जो मैंने आपको बताया सुखोई का अपग्रेड हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, जो मैंने आपको बताया पूरा किट होता है, स्वीट होता है, तो उसमें ये भी काम कर रहा है। अगेन इसको बिडिंग ऑलरेडी जीत चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं ये। तो सुपर सुखोई का जो रेवेन्यू है वो आना शुरू हो जाएगा FY29 में, और ये 2000 करोड़ उस साल कमाएंगे, उसके ऊपर ही कमाएंगे, ऐसा कहना है। अब मैनेजमेंट करे ना करे मुझे नहीं पता है सीरियसली, तो मैं आपको सिर्फ जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है मैं उसको पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ। मेरा इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, कर पाएगी या नहीं कर पाएगी मुझे नहीं पता है, वी विल हैव टू सी, बिकॉज डिफेंस का जो रेवेन्यू है दैट इज़ वेरी वेरी अनइवन, कभी बहुत सारा बल्क में आता है तो कभी नहीं आता है, तो इस टाइप से चीज़ें चलती हैं। बाकी उसके बाद विरूपक्षा रडार जो हैं वो फुल ब्लोन प्रोडक्शन में आएंगे, तो उसके बाद 2500 करोड़ तक रेवेन्यू ये जनरेट कर पाएंगे FY30 में। तो वही है, मतलब 15-16-20% के हिसाब से ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे हर साल, एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी इसी हिसाब से बढ़ेगी। बाकी क्या है, ये स्पेस बिजनेस में भी है। एंड देखो अभी क्या होता है कि हमको अगर स्पेस में अगर हम ड्रोन से चीज़ें ट्रैक कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ड्रोन्स में रडार लगे होते हैं, बट उससे क्या होता है कि ड्रोन तो बहुत नीचे उड़ता है और आप दूसरे कंट्री के एयर स्पेस में नहीं जा सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जाते तो हैं पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आगे मैनेजमेंट ऐसा थिंकिंग है मैनेजमेंट की कि आगे जाके जो लो और अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक अपटिक आएगा, और बाहर तो हो भी रहा है। जब आप देखेंगे US में आप देखेंगे या चाइना में आप देखेंगे, तो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब सैटेलाइट्स क्या होती हैं, ये सैटेलाइट नहीं बनाती ये कंपनी, इवन दो ये अभी पहली सैटेलाइट अपनी बना रहे हैं, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बैंगलोर में। और सबसे मेजर जो इनका रेवेन्यू जनरेटिंग स्ट्रीम होगी स्पेस बिजनेस से, वो ये होगी कि सैटेलाइट में ये पेलोड भेजेंगे अपना। अब एक सैटेलाइट को अगर इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है किसी भी चीज़ को लेके, सैटेलाइट आपको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन गैदर करती है आप सबको पता है, नहीं पता है तो आप हल्का ChatGPT का रिसर्च कर लो, आपको समझ आएगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन, अब सैटेलाइट की आंखें तो नहीं है, या फिर वहाँ कैमरे तो नहीं लगे हैं कि, और कैमरे लगे हैं बट कैमरे का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है ना विदाउट एनी रडार। तो एक सैटेलाइट बिना RF पेलोड के, रडार फ्रीक्वेंसी का पेलोड है, उसके बिना एक सैटेलाइट को भेजना इज़ जस्ट नॉनसेंस। कोई वो सैटेलाइट फंक्शन ही नहीं कर पाएगी बिना रडार के, इन्फॉर्मेशन गैदर ही नहीं कर पाएगी। सैटेलाइट का मेन फंक्शन है इन्फॉर्मेशन गैदर करना। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए मेन जो कंपोनेंट है वो है रडार, और रडार में आपको पता है कि अस्त्रा बहुत अच्छे से काम करती है। तो अगेन सैटेलाइट की भी 3 ब्रॉड लेयर्स होती हैं। एक होता है प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो बेसिकली आपके सैटेलाइट का ढांचा है, स्ट्रक्चर है। दूसरा है आपका ग्राउंड सेगमेंट जो उस सैटेलाइट को प्रोपेल करेगी स्पेस में। तीसरा होता है उनका पेलोड। तो अस्त्रा जो है वो पेलोड वाले सेगमेंट में है। बेसिकली एवरीथिंग दैट जनरेट्स, रिसीव्स, एम्पलीफाइज, फिल्टर्स एंड राउट्स RF सिग्नल्स, उसके लिए आपको RF पेलोड यूज़ करना पड़ता है। अ सैटेलाइट विदाउट RF पेलोड इज़ यूजलेस एज देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कम्युनिकेशन। तो अभी ये क्या कर रही हैं, एक RF पेलोड, ये भी आप सुन लो, RF पेलोड कैन बी 50-30% ऑफ अ सैटेलाइट्स वैल्यू, या उसका बिल ऑफ मटेरियल जो होता है। तो छोटा टैम नहीं है, टैम की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है स्पेस में भी। बट अभी इनका ये आई थिंक नेक्स्ट ईयर अपनी जो सैटेलाइट इंटीग्रेट करके अपना ही लोड उसमें भेजेंगे, और वो जो फर्स्ट इनके सैटेलाइट होगी भी वहीं से भी ये रेवेन्यू जनरेट शुरू करेंगे। ये वो डेमो सैटेलाइट नहीं रहेगी, उससे भी ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और मैनेजमेंट ने बोला भी यही था कि हम चाहते तो हम डेमो सैटेलाइट भेज सकते थे, बट हम नहीं चाहते हैं इतना खर्चा करना, तो हम जो पहली सैटेलाइट होगी उससे ही हम पैसा जनरेट करना शुरू कर देंगे। और ये इसरो के साथ इन्होंने बहुत सालों से काम किया है, एंड दे हैव द एक्सपर्टीज़, रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज़, बट देखना पड़ेगा।
हैविंग सेड दैट, देखना पड़ेगा कि स्पेस में ये किस तरीके से आगे निकल के आते हैं। बाकी जेवी के साथ मैंने आपको ऑलरेडी इनका बता दिया एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी कैसी है इनकी, और ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करते हैं। आई थिंक इनको अभी रिसेंटली मैं देखता हूँ, एक सेकेंड, ये देखो अभी 2-4 दिन पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, इनको 275 करोड़ का इनके जेवी को ऑर्डर मिला है इंडियन एयरफोर्स से। किसके लिए? इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो ऑन MiG-29 एयरक्राफ्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन ऑन MiG-29 एयरक्राफ्ट। तो MiG-29 एयरक्राफ्ट इसमें क्या हुआ? प्लेटफॉर्म। सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो या नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन। तो ये है सिस्टम, प्लेटफॉर्म है MiG-29 एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ 24 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस फॉर LCA Mk-1A एयरक्राफ्ट, जो मैंने आपको बताया जो प्रोडक्शन में ऑलरेडी है। तो LCA Mk-1A आपका प्लेटफॉर्म है, SDR है आपका एक सिस्टम। तो अगेन इंडियन एयरफोर्स ने किया है, इनको ऑर्डर दिया है, तो इनको जेवी को मिला है ऑर्डर। तो ये इसीलिए जेवी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी की बात चलती है। ओके, अभी हम आते हैं, आई थिंक अस्त्रा का भी हो गया है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ बची नहीं है। अब दूसरा आपको ये भी समझना है, एक्सपोर्ट जब आप करते हैं तो आप सिर्फ कंपोनेंट नहीं बना सकते हैं। जैसे अस्त्रा अभी एक रडार का मोस्टली क्या करती है, हार्डवेयर बेचती है, RF हार्डवेयर। कंप्लीट रडार अभी तक अस्त्रा माइक्रोवेव ने नहीं बनाया है। मेजर रडार, छोटे मोटे डॉपलर रडार, वेदर रडार्स, ये सब बनाए हैं, बट उतना उसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं लगती है बट उतनी नहीं लगती जितनी डिफेंस वगैरह में लगती है। तो अभी ये पूरा सिस्टम नहीं बनाया इन्होंने। तो आप एक कंपोनेंट सप्लायर जब तक रहेंगे तब तक आप एक्सपोर्ट में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक्सपोर्ट जो कंट्री आपसे एक्सपोर्ट करवा रही है तो उस कंट्री में भी बहुत सारे सप्लायर्स होंगे जो कंपोनेंट बेचते हैं, तो आपसे क्यों ही बोलेगी अनटिल अनलेस आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, उनको सिस्टम पूरा बना के दे रहे हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव है एंड इट इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट, इक्वली कम्पिटिटिव। तब जाके जब आप पूरा सिस्टम बनाते हैं तब जाके आपको एक्सपोर्ट में सक्सेस मिलती है। एंड जेवी के साथ आप जब काम करेंगे तो वो ऑफ कोर्स वो सोने पे सुहागा वाली बात है। फाइनली थर्ड कंपनी ऑफ द डे इज़ सोलर इंडस्ट्रीज़। अब सोलर इंडस्ट्रीज़ पहले क्या थी, जैसे भारत फोर्ज का बिजनेस मॉडल भी आप अगर देखेंगे तो उसका भी यही है। अब वो डिफेंस में आ रही है बिकॉज पुराना काम उसका इतना अच्छा नहीं है और ज़्यादा देर तक चलेगा भी नहीं। तो सोलर इंडस्ट्रीज़ का भी यही है। एक्सप्लोजिव्स में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट रही है ये कंपनी, एनर्जेटिक्स में और प्रोपेलेंट केमिस्ट्री में। एक्सप्लोजिव्स जैसे कोल इंडिया है, उनको कोल माइनिंग करनी है तो एक्सप्लोजिव चाहिए होते हैं, तो इनका 8 to 9% या 10% रेवेन्यू तो सीधा सीधा कोल इंडिया से आता है एक्सप्लोजिव्स में। दूसरा, इनके और कस्टमर्स भी होते हैं जो ये कहते हैं माइनिंग ही करते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट माइनिंग करते हैं। कोल इंडिया इनका बहुत बड़ा कस्टमर है, इसीलिए उसको ये अलग से बताते हैं कि हमारा 8 to 9 या 10% रेवेन्यू सीधा सीधा कोल इंडिया से आता है। बाकी 10, 11, 12% रेवेन्यू इनका जो नॉन कोल इंडिया कस्टमर्स हैं, मतलब कोल इंडिया से हट के जो कस्टमर्स हैं एक्सप्लोजिव्स में, वहाँ से आता है। बाकी हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको एक्सप्लोजिव्स की ज़रूरत होती है तो वहाँ से भी इनको आता है। ये है इनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है। अब ये डिफेंस में भी जा रहे हैं, तो डिफेंस की बात हम आगे करेंगे बट इनका पहले हम देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये 9 कंट्रीज़ में एंड डिस्ट्रीब्यूशन है इनका 90 कंट्रीज़ में, और काफ़ी अच्छे ग्रोथ रेट से इस टाइम पे सोलर इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही है। इसीलिए आप देखेंगे पिछले जब से मार्केट के बुरे हाल हैं तब से ना अस्त्रा माइक्रोवेव, ना डेटा पैटर्न्स, ना सोलर इंडस्ट्रीज़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। एटलीस्ट पिछले 6-7 महीने में तो नहीं ही गिरा है। अभी भी 90 के पी पे है सोलर इंडस्ट्रीज, सो इट इज़ ऑब्वियसली वेरी एक्सपेंसिव। कितना भी ग्रोथ रेट हो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट 90 का पी जब दिखता है तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। बाकी साउथ अफ्रीका, टर्की, घाना में तो ऑलरेडी इनका अच्छा प्रोडक्शन चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और काजाकिस्तान में ये सोच रहे हैं इस साल करने का, और आई थिंक सऊदी अरेबिया में ये एंटर करने की सोचेंगे। ऑर्डर बुक है इनके पास 15,000 करोड़ की। अब थोड़ा हम डिफेंस के साइड पे आते हैं, ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखो, जो अगर आप ऑपरेशन सिंदूर से आपने न्यूज़ पढ़ी उससे रिलेटेड, जो मैंने बहुत बारी शेयर भी करी थी, तो नागास्त्रा 1 उसमें ड्रोन्स यूज़ हुए थे अपने ऑपरेशन सिंदूर पे। तो वो जो नागास्त्रा 1 ड्रोन बनाया था वो सोलर इंडस्ट्रीज़ ने बनाया था। उसके बाद इनको इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में फ्रेश ऑर्डर्स भी मिले थे नागास्त्रा 1 के। नागास्त्रा 1 ड्रोन है, बेसिक इसको मैं क्या ही समझाऊँ आगे। तो ये नागास्त्रा 2 और नागास्त्रा 3 पे भी काम कर रहे हैं। अगेन उसमें ये उसको मॉडर्नाइज़ करेंगे, रेंज बढ़ाएंगे, अप टाइम बढ़ाएंगे, कैपेबिलिटीज़ बढ़ाएंगे बेसिकली, ठीक है। अब ये दूसरा कर रहे हैं रुद्राष्ट्र पे काम। ये है आर्म्ड UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन, बेसिकली आर्म ड्रोन है।
जो दूसरे ड्रोन्स को स्ट्राइक करता है। ये है VTOL ड्रोन, मीन्स वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। जैसे हेलीकॉप्टर करता है, उसको रनवे नहीं चाहिए होता है, तो इस ड्रोन को भी रनवे नहीं चाहिए, वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है। तो VTOL ड्रोन है रुद्राष्ट्र, इस पे ये काम कर रहे हैं। अब वी रियली डोंट नो, एटलीस्ट आई रियली डोंट नो कभी सक्सेसफुल होंगे, कब फील्ड ट्रायल्स कंप्लीट होंगे, और कब क्या होगा, आई डोंट नो। नागास्त्रा 1 ऑलरेडी सक्सेसफुल है, रिपीट ऑर्डर्स मिल गए हैं। ऐसे काम करता है डिफेंस का। अब रुद्राष्ट्र जब फील्ड ऑर्डर्स हो जाएंगे तो उसको भी रिपीट ऑर्डर्स मिल सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर ड्रोन्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं तो एंटी ड्रोन सिस्टम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एक कंट्री के लिए। एक कंट्री सिर्फ ड्रोन से अटैक करके सफिशिएंट नहीं है, उसको इनकमिंग ड्रोन से भी अपने आप को बचाना है। तो ड्रोन्स जितने इंपॉर्टेंट हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम पे काम कर रही है। ऑलरेडी इन्होंने उसको बताया है कैसे काम करते हैं, वीडियोज़ आप देख सकते हैं जाके। भार्गवस्त्रा उन्होंने नाम दिया है। माइक्रो मिसाइल बेस्ड एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। छोटी छोटी मिसाइल्स हैं, एज आई सेड। आप SN-S-400 या आपका जो कुशा है जो बन रहा है अभी, तो आप जो जो आपका मेजर स्ट्रैटेजिक एयर डिफेंस सिस्टम है, उतनी महंगी महंगी मिसाइल्स आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं आप 2-3 हज़ार डॉलर्स के ड्रोन पे। तो आप माइक्रो मिसाइल्स यूज़ कर सकते हैं, या आप लेज़र्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, 64 गाइडेड मिसाइल्स, मोर देन 64 गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स एक टाइम पे लॉन्च कर सकता है भार्गवस्त्रा। तो ये बेसिकली एंटी ड्रोन सिस्टम है, इस पे भी काम कर रहे हैं। जब फील्ड ट्रायल्स हो जाएंगे तो इनको रिपीट ऑर्डर्स मिलेंगे, बट दैट इज़ टू से, और मैनेजमेंट ने ऐसा बोला है मार्च 26 तक, जो आने वाला है मार्च, तब तक फील्ड ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप देखना कि डिफेंस किस तरीके से काम करता है। हो सकता है मार्च में हो जाए, बट ये भी हो सकता है कि वो मई तक जाए, या जुलाई सितंबर, कभी भी जा सकता है। वी रियली डोंट नो। ओके, तो अब ये चौथा डिफेंस पे काम कर रही है इस टाइम पे पिनाका ऑर्डर्स पे। पिनाका है हमारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। अब पुराने रॉकेट लॉन्चर जैसे आर्टिलरी जो हो गई, या फिर आर्टिलरी गन जो थी, या हवाइजर जो होते थे, वो एक बार में एक ही सैल्वो को फायर, एक ही रॉकेट को फायर करते थे। तो ये मल्टी बैरल मतलब अगेन ये 12-13 मल्टीपल फायर्स, मल्टीपल रॉकेट्स को एक साथ फायर कर सकता है पिनाका। तो ये पिनाका में क्या कर रहे हैं, पिनाका के रॉकेट्स भी बना रहे हैं, उसका प्रोपल्शन सिस्टम भी बना रहे हैं, और उसमें जो एनर्जेटिक्स लगेगा उसको भी ये बना रहे हैं। तो बेसिकली ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो गए। ये हैंड ग्रेनेड, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड भी बनाते हैं। अगेन जब आप आर्म एम्यूनेशन बनाते हैं, तो एम्यूनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी होती है एक्सप्लोजन, राइट। तो एक्सप्लोजन में तो ये ऑलरेडी थे, तो इनको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी नहीं। तो इसीलिए सोलर इंडस्ट्रीज़ ने डिफेंस में फोरे करना शुरू किया। ओके, बाकी ये हो गया, ये हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने ट्रायल प्रोडक्शन किया था 155 मिलीमीटर शेल का। उसका ये प्रोपल्शन भी बनाएंगे, और उसका ये एक्सप्लोजिव्स भी बनाएंगे उसके लिए। तो ट्रायल प्रोडक्शन किया था। अब वो जब वेरीफाई हो जाएगा तो ये आर्टिलरी के लिए ये 155 शेल को भी, या उसके जो बेसिकली गन होती, गन नहीं, जो उसकी आर्टिलरी होती है, उसको भी ये मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर आपने मेरा HFCL वाला वीडियो देखा है, तो HFCL का भी प्लान है। अब सोचो, जब सोलर इंडस्ट्रीज़ तो ऑलरेडी इस पर काम कर रही है, फिर भी इनको इतना टाइम लग रहा है, तो HFCL ने तो अभी काम करना शुरू भी नहीं किया है। मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड हो, या फिर जो इनके फ्यूजेज़ हैं, फ्यूजेज़ पे तो उन्होंने काम करना शुरू किया है, और आर्टिलरी जो 155 शेल्स हैं उस पर भी उन्होंने काम करना शुरू किया है, बट दे आर नॉट वेरीफाइड येट, एज इज़ द केस विद सोलर इंडस्ट्रीज़। एम्यूनेशन प्लेयर तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका ये क्या है कि 2500 करोड़ ये इन्वेस्ट करने की इन्होंने FY26 में बात करी थी, बट बिकॉज ऑफ मानसून्स एंड ऑल, तो शायद वो डिले हो जाएगा, इतना नहीं कर पाएंगे। आई थिंक 2000 करोड़ ही कर पाएंगे ये। अब इसमें क्या है ना, आपको ये चीज़ भी देखनी है, जैसे मॉनसून आया था, तो मॉनसून के टाइम पे माइनिंग नहीं होती है, तो आपको हाउसिंग पे भी इतना काम नहीं चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं चलता है। तो अगर नहीं चलेगा काम, तो ऑब्वियसली एक्सप्लोजिव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑब्वियसली इनका मार्केट, ये वाला सेगमेंट अच्छा नहीं करेगा। बट ये कहते हैं कि हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया है। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, घाना में हैं, इधर हैं, उधर हैं, टर्की में हैं। तो इससे क्या होगा कि ये कहते हैं कि अगर इंडिया का मार्केट लेट्स से 10% ग्रो कर रहा है,
तो बाहर का मार्केट ऐसा हो सकता है कि 20% ग्रो करे। तो ऑन एन एवरेज 15% वॉल्यूम ग्रोथ का इनका रहता है कि गाइडेंस, और इस साल भी है कि 15% वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस रहेगा इनके एक्सप्लोजिव वाले बिजनेस में। डिफेंस में तो ऐसा कुछ गाइडेंस होता नहीं है। बाकी रेवेन्यू गाइडेंस जो इनकी है वो है 10,000 करोड़ की, जिसमें कि जो 7,000 करोड़ है दैट विल बी नॉन डिफेंस एंड 3,000 करोड़ विल बी डिफेंस। और ये आप देखेंगे ना कि अभी 500-600 करोड़ ये हर, इससे भी पहले 200-300 करोड़ एक क्वार्टर में, 300, 400, 500 करोड़ पर क्वार्टर ये कमाते थे डिफेंस से। लेकिन जैसे इनको पिनाका के ऑर्डर्स मिले हैं, और पिनाका की ऑर्डर बुक भी इनकी आई थिंक अच्छी है, 6,000 करोड़ के हिसाब की है। तो वहाँ से इनका जो डिफेंस का रेवेन्यू है वो बहुत ही जल्दी रैंप अप हो रहा है। FY24 में आई थिंक देवर एट 18% क्यूमुलेटिव जो डिफेंस का रेवेन्यू था, ऑल ओवरऑल रेवेन्यू में से 18% वॉज डिफेंस। अभी वो 24% हो गया, और आगे जाके ऑब्वियसली ये और बढ़ेगा। तो ये है सोलर इंडस्ट्रीज़ की बात, मैंने आपको सब बता दिया है। बाकी एक दो चीज़ें और देख लेते हैं थोड़ा। एक मैं गोल्डमैन सैक्स ने इक्विटी वैल्यूएशन किया था, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, बट प्लीज़ ये मेरा वैल्यूएशन नहीं है। मैं आपको बस बता रहा हूँ डिस्काउंटिंग कैसे होती है, ताकि आप डिस्काउंटिंग सीखो। एंड हो सकता है कभी अगर बहुत इंटरेस्ट आप लोगों का रहा तो मैं किसी वीडियो में पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जैसे कैश फ्लो डिस्काउंटिंग हो गई, या फिर EPS की डिस्काउंटिंग आप किसी से भी कर सकते हैं, डिविडेंड की भी डिस्काउंटिंग आप कर सकते हैं। तो मैं डिस्काउंटिंग आपको सिखाऊंगा। आई वोंट से कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो बहुत सब्जेक्टिव होती है। तो अनटिल अनलेस आपके एजम्पशंस बहुत एक्यूरेट नहीं है या फिर क्लोज टू द रियल वर्ल्ड नहीं है, तो डिस्काउंटिंग से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाता हूँ, बोथ प्रॉज एंड कॉन्स। तो इन्होंने क्या लिया है, सबसे पहले आप देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन्होंने ली है 10.8% की। थोड़ा आप पढ़ के देख लेना। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन्होंने निकाली थी सीधा ब्लूमबर्ग से, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है, जब एक इक्विटी इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो वो अगर लेट्स से कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन्होंने 10.8% ली है, तो ये इन्वेस्टर का ये मानना है कि मेरे को 10.8% रिटर्न चाहिए है इस इन्वेस्टमेंट से। और इसीलिए अगर आप लेट्स से FY30 में जाके अगर आप 100 रुपये कमाएंगे, ठीक है, तो मैं उसको डिस्काउंट बैक करूँगा आज की डेट पे FY26 के EPS से एट अ रेट ऑफ लेट्स से 10.8। तो वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। दूसरा होता है इसमें वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसमें क्या होता है, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब होता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपके इक्विटी वाले भी आते हैं, तो आपके डेट होल्डर्स भी आते हैं। एक कंपनी ने लेट्स से 50% फंडिंग डेट से उठाई है एट 9% ऑफ इंटरेस्ट रेट, और बाकी की जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनको चाहिए 12%। तो जो वेटेड कॉस्ट ऑफ एवरेज है, बिकॉज यहाँ पे मैंने एग्जांपल को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है कि 50-50 उठाइए, 50% डेट से, 50% इक्विटी इन्वेस्टर्स से। तो जब आपको रिटर्न चाहिए तो वो आप ब्लेंड करते हैं, आप एवरेज लेंगे 9 और 12 का, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे 10-11% का आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा। जब आप वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, तो जो भी आपका रिटर्न, जो भी आपकी करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी आती है, वो आपके डेट होल्डर्स को भी जाएगी और वो आपके इक्विटी होल्डर्स को भी जाएगी। लेकिन जब आप कॉस्ट, क्योंकि जब आप डेट जब आप इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, सीधा सीधा ऐसे समझो, तो आप जब नीचे नीचे आते हैं, एबिटा से नीचे आते हैं, तो आप इंटरेस्ट भी पे करते हैं, राइट। तो जब आप वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे बात कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, और नीचे इक्विटी होल्डर्स तो बैठे ही हैं जो नेट प्रॉफिट के बाद आपका हाथ फैलाए बैठे रहते हैं। तो जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप कितनी भी ले सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल है। तो मैं आपको बाद में एक वीडियो में बता दूंगा डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं, बट इन्होंने 10.8% से डिस्काउंट फैक्टर इनका 10.8% है, जो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। तो इसमें से सिर्फ डेट वालों का कोई लेना देना नहीं है। अब EPS इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक इमेजिनरी EPS लिया है इनके कैलकुलेशंस के हिसाब से, जो भी लिया होगा मुझे नहीं पता है। FI ये मान के चल रहे हैं, नीचे नोट में देखो, EPS इज इक्वल टू FY31 EPS डिस्काउंटेड टू FY27 एस्टिमेटेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ 10.8%। तो जो भी इन्होंने EPS लिया होगा, लेट्स से 400 या फिर लेट्स से 420 इन्होंने EPS लिया था FY31 का। तो जब हमको ये पता है कि FY31 में जो ये कंपनी EPS जनरेट करेगी, लेट्स से वो है 420, तो उसको हम डिस्काउंट बैक करेंगे
FY27 तक मीन्स 4 साल उसको डिस्काउंट करके लेके आएंगे एट अ रेट ऑफ 10.8%, जो कि हम डिस्काउंट फैक्टर भी एक होता है। अब डिस्काउंट फैक्टर कुछ भी हो सकता है, वैक भी डिस्काउंट फैक्टर होता है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी डिस्काउंट फैक्टर होता है, डिपेंडिंग ऑन आप किसके लिए डिस्काउंट कर रहे हैं। तो डिस्काउंट फैक्टर इसमें इज इक्वल टू क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 10.8। तो उसको आप डिस्काउंट करके 4 साल डिस्काउंट करके जब आज की डेट पे लाते हैं तो आपको समझ आता है कि आज का जो मेरा EPS है दैट इज़ 319। डिस्काउंटिंग बहुत ही सिंपल है, आप इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से देखो। अगर आज आपको लेट्स से 10% रिटर्न चाहिए किसी भी इक्विटी से, ठीक है, किसी भी स्टॉक से या फिर किसी भी चीज़ से, ज़मीन है, कुछ भी है, रियल स्टेट है या गोल्ड है या कुछ भी है, मैं स्टॉक की बात करता हूँ। आपको 10% रिटर्न चाहिए तभी आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अगले साल आपको एक स्टॉक 110 रुपये दे रहा है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि आपको 10% चाहिए, आपकी भी रिक्वायरमेंट है, मेरे को 10% तो चाहिए। तो 110% अगले साल अगर आपका स्टॉक दे रहा है, ठीक है, तो आज उसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर आप 10% मान के चले कि एक स्टॉक 10% तो बढ़ना ही चाहिए, बढ़ना ही चाहिए, मतलब आपको ये दिस इज़ नॉट निगोशिएबल फॉर यू। तो मतलब आज उसकी वैल्यू 100 अगर है तो आपके लिए वो वैल्यूएशन कंफर्टेबल है। बट अगर आज उसी स्टॉक की वैल्यू 108 रुपये है या 105 रुपये है और वो अगले साल 110 कमा के दे रहा है, तो जब आप उसको 10% से डिस्काउंट करेंगे ना, तो वो 105 रुपये नहीं आएगी उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू आएगी 100 रुपये। सिंपल सा फंडा लगाओ, 110 अगर एक साल में कोई स्टॉक जनरेट करके दे रहा है और आपको ये पता है कि 10% पे मैं उसको डिस्काउंट करूँगा, तो वो मतलब एक साल पहले 100 रुपये उसकी वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल उसकी वैल्यू कित 100 रुपये है वैल्यू जो आपको चाहिए। अगर 100 रुपये है तभी वो 10% करके 110 आपको देगा, तभी आपका जो 10% का क्राइटेरिया है वो पूरा होगा। लेकिन अगर करंट वैल्यू 105 है और वो अगले साल भी जस्ट 110 तक का रिटर्न देता है, तो जब आप उसको 10% से डिस्काउंट करते हैं तब तो 100 रुपये आ रहा है। मतलब करंट वैल्यू है जो आप देना चाहते हैं 100 रुपये, लेकिन एक्चुअल उसकी करंट वैल्यू कितनी है, 105 रुपये, तो आपके लिए ओवर वैल्यूड है। दिस इज़ जस्ट दी बेसिक्स ऑफ डिस्काउंटिंग, कभी इसको और डिस्कस करेंगे एक्चुअल स्क्रीन पे और फॉर्मूले के साथ, तो आपको शायद ज़्यादा समझ आएगा। बाकी इन्होंने 31 FY31 के EPS को डिस्काउंट किया है FY27 पे, उसका वैल्यू आया 319.6 और इन्होंने टारगेट PE उस टाइम पे रखा है 57 का, जो एग्जिट PE भी हम इसको कहते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि एग्जिट PE भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको ऐसा लगता है, मतलब मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, मे बी गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से 57 का PE इज़ अ कंफर्टेबल PE फॉर दीज कंपनीज। तो 57 का इन्होंने एग्जिट PE रखा है, एग्जिट PE रखा है, आज का भी नहीं। तो प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस इज इक्वल टू EPS इंटू PE। PE होता ही क्या है, PE का फॉर्मूला होता है EPS डिवाइडेड बाई प्राइस डिवाइडेड बाई EPS। तो जब आप प्राइस निकालते हैं तो आप EPS को PE से मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज़ 18215। ये है सोलर इंडस्ट्रीज़ का 12 मंथ का इनका टारगेट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस टाइम ऑफ द रिसर्च पे कितना था, 13,000। अपसाइड इनको दिखता है 36.2, बट ये जस्ट एक कैलकुलेशन है, प्लीज़ ऐसे मत सोचना कि मैं इसको वैलिडेट करता हूँ एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि 18,000 जाएगा, रियली ऐसा मत सोचना। बाकी एक और चीज़ है, बट चलो छोड़ो, ये ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ आप एक बार देख लो कि जो सोलर इंडस्ट्रीज़ ने डिफेंस में पिछले 18 मंथ्स में जो जो ऑर्डर्स इनको मिले हैं वो ये हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, पॉज करके, नहीं समझ आता है तो सेम स्क्रीनशॉट आप ChatGPT के पास लेके जाओ और बोलो कि ये डिस्क्रिप्शन में जितना भी इन्होंने लिखा है कि ये सब प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, और इसके बारे में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। बाकी एसेट टर्न्स, लास्ट एसेट टर्न्स हम देख लेते हैं। एसेट टर्न्स क्या होता है, आपका जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, आपने जो फिक्स्ड एसेट्स, अब मैं इसको इससे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर आप कितना जनरेट कर पाते हैं। लेट्स से आपके फिक्स्ड एसेट्स 100 करोड़ के हैं कंपनी पे और वो 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है बाय यूजिंग दोज 100 करोड़ ऑफ फिक्स एसेट, तो आपका एसेट टर्न हो गया 5 का। तो यहाँ पे आपको सारी कंपनीज़ का इंडिया में जो लिस्टेड हैं या बाहर भी जो लिस्टेड हैं, रेनमेटाल है, नॉर्थरॉप है, जनरल डायनेमिक्स, थाब, सेल्स, तो इन सब के एसेट टर्न्स यहाँ पे लिखे हैं। और एसेट टर्न्स इसमें सोलर इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी सही है, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट
एसेट टर्न्स है इनका, और अस्त्रा का भी आप देख सकते हैं इसमें, और डेटा पैटर्न्स का भी आप देख सकते हैं। तो एसेट टर्न्स मैं जस्ट आपको दिखा रहा था बिकॉज आई हैव द टेबल अवेलेबल विद मी। ये भी आप देख सकते हैं। बाकी आई थिंक फ़िलहाल इतना डिस्कशन बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं डिफेंस में डिस्कस करने को, बट मेरी भी लिमिट है, मैं 1 घंटे में इतना ही डिस्कस कर सकता हूँ। कभी और किसी और वीडियो में आगे हम डिफेंस 2-3 डिफेंस कंपनीज़ को और पकड़ के और उनको डिस्कस कर सकते हैं, तो आगे कंटिन्यू करेंगे इसको कभी और, ठीक है। कुछ डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन एक्स, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, जैसे भी आपको मन है, नहीं भी है दैट आई एम कम्प्लीटली फाइन विद दैट। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे। बाय।